हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। संक्षेप में मैडम ही के मन में जो तनाव था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वे बस आंख मूंद कर स्त्री रोग विशेषज्ञ संत गायनेकोलॉजी सेंट पर भरोसा कर रही थीं। जब तक वे यहाँ थे रैन रैन निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दे पाएगी। माँ और बेटी वापस हेजिरान के कमरे में आ गईं। हेजिमिंग ने फिर से उसकी स्थिति के बारे में बताया। अभी रान रान की जांच करने के बाद यदि कुछ अनहोनी नहीं हुई तो उसे कल सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हो जानी चाहिए। ये सुनकर कि वह प्रसव में जाने वाली है, हेजिरान के मन में थोड़ी घबराहट महसूस हुई। हालांकि उसके बड़े भाई सतह पर शांत दिख रहे थे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वह जानती थी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन, बच्चे का उल्टा होना के साथ प्रसव में कितनी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। क्या उसके बड़े भाई कोई देवता थे? क्या वे वास्तव में जुड़वा बच्चों की इस स्थिति में भी प्रसव को सुगम बना सकते थे? जब हेजिरान उलझन में थी तभी हेजिमिंग फिर से बोले। तर्क के अनुसार रान रान के प्रसव में अभी कम से कम 3 दिन का समय है, लेकिन उसके भ्रूण की स्थिति ब्रीच को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। सुधार की यह प्रक्रिया काफी दर्दनाक होगी और इससे समय से पहले प्रसव पीड़ा भी शुरू हो सकती है। जहां तक इसके गहरे अर्थ की बात थी, हेजिमिंग ने ज्यादा विस्तार से बताने का इरादा नहीं किया। जांच के माध्यम से उन्होंने ये निर्धारित कर लिया था कि भ्रूण असामान्य स्थिति में था। सौभाग्य से वे आज उत्तर पश्चिम पहुंच गए थे। यदि थोड़ी भी देर होती तो दिव्य चिकित्सा गुरु डिवाइन मेडिसिन टीचर के आने पर भी बहुत देर हो चुकी होती। हेजिमिंग के आत्मविश्वास का कारण वह जादुई सुई तकनीक एक्यूपंक्चर थी जो उनके गुरु द्वारा दी गई पुस्तक में वर्णित थी। वे पेट की त्वचा के ऊपर से ही हेरफेर और सुई का उपयोग करके भ्रूण की स्थिति बदल सकते थे। एक बार भ्रूण सही स्थिति में आ जाए तो बिना किसी शारीरिक समस्या वाली महिला के लिए प्रसव में कठिनाई की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। भले ही हेजिरान के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, फिर भी वह सुचारू रूप से जन्म दे सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने प्रसव में सहायता करने वाली सुई तकनीकों का एक सेट भी सीखा था जो प्रसव के समय को कम कर सकता था। हालांकि हेजिरान को अपने बड़े भाई की विशिष्ट विधि का पता नहीं था, लेकिन उनकी समझ में यह एक चिकित्सा प्रक्रिया थी। उसने पिछले जीवन में भी इस पद्धति के बारे में सुना था, बाहरी दबाव से गर्भ में बच्चे की स्थिति को बदलना। ये प्रक्रिया गर्भवती महिला के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है, इसे असहनीय पीड़ा कहना भी कम होगा। लेकिन हेजिरान को इन सब की परवाह नहीं थी। वह मूल शरीर की मालकिन की तरह कोई नाजुक युवती नहीं थी। आने वाले दर्द का सामना करने के लिए वह मानसिक रूप से तैयार थी। जब अंकल हेजिमिंग ने कहा कि यह प्रक्रिया रान रान के लिए दर्दनाक होगी तो मोजिएक बेचैन हो गए। बड़े भाई, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? उनकी रान रान ने उनके साथ रहकर पहले ही बहुत दुख झेले थे। अफसोस कि वे इस दर्द को खुद पर नहीं ले सकते थे, वरना वे बिना सोचे समझे इसके लिए तैयार हो जाते। हेजिमिंग ने उनकी ओर देखते हुए भारी मन से सिर हिलाया और फिर हेजिरान की ओर देखा। रान रान, तुम्हारे बड़े भाई को उम्मीद है कि तुम अपने बच्चों और खुद की खातिर अपने दांत भींचकर इसे सहन करोगी। जब तक तुम धीरज रखोगी, मैं गारंटी देता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। वे अपनी बहन को जानते थे। बचपन से ही माता पिता ने उसे लाड़ प्यार से पाला था और उसने कभी कोई दुख नहीं देखा था। इस प्रक्रिया का दर्द साधारण लोगों के लिए असहनीय होता है। यदि यह उसकी और बच्चों की जान बचाने का सवाल न होता तो वे कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। भाई की चेतावनी के बावजूद हेजिरान शांत दिखी। बड़े भाई, चिंता न करें, मैं इसे जरूर सह लूंगी। हेजिमिंग को इस पर पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन अगर वह सहन न भी कर पाए तब भी उसे इससे गुजरना ही होगा। पीड़ा सहने की तुलना में जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब देरी करने का समय नहीं है, अभी शुरू करते हैं। बोलने के बाद उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा। बहनों, जीजाजी यहीं रुकें, बाकी सब बाहर जाकर प्रतीक्षा करें। हेजिमिंग के आगमन की सूचना बड़े भाइयों द्वारा पहले ही बड़ों तक पहुंचा दी गई थी। ओल्ड लेडी मो अपनी बड़ी बहू के साथ वहां पहुंची। जब वे आई तो उन्होंने मोजिए और हेजिमिंग को कमरे का दरवाजा बंद करते देखा और मैडम हे की आंखों में चिंता देखी। उन्हें सिर्फ ये बताया गया था कि हे परिवार के बड़े बेटे आए हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि हेजिमिंग ही वे प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ संत हैं। माहौल को असामान्य देखकर उन्होंने मैडम हे का हाथ पकड़कर पूछा, समधन जी, क्या रान रान बच्चे को जन्म देने वाली है? लेकिन ऐसा लग भी नहीं रहा था। दो पुरुषों का अंदर कमरा बंद करना और किसी दाइक मिडवाइफ का अंदर न होना अजीब था। मैडम हे ने तब उन्हें अपने बेटे की असली पहचान बताई और यह भी बताया कि रान रान का बच्चा उल्टा है और जिमिंग उसे ठीक करने की तैयारी कर रहे हैं। ओल्ड लेडी मो जैसी शांत महिला के लिए भी यह खबर पचाना मुश्किल था। रान रान का बच्चा उल्टा होना एक जीवन मरण का प्रश्न था। उन्होंने कांपते हुए कहा, समधन जी, आपने कहा कि बच्चा उल्टा है, तो दाई को यह पता क्यों नहीं चला?
उन्हें हे जिमिंग पर संदेह नहीं था, पर वे डर रही थीं। उन्हें बस यह उम्मीद थी कि शायद निदान गलत हो, लेकिन मैडम हे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुझे यकीन है आपने स्त्री रोग विशेषज्ञ संत का नाम सुना होगा। राजधानी में हर कोई उन्हें जानता है। जब महिलाओं की बीमारी या कठिन प्रसव की बात आती है तो उनके इलाज के बाद कुछ भी असंभव नहीं रहता। ये कहते हुए मैडम हे ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। ओल्ड लेडी मो ने भी उस महान चिकित्सक के बारे में सुना था। समधन जी, चून की बड़े बेटे ही वे संत हैं, तो रान रान की सुरक्षा सुनिश्चित है। मैडम हे ने सिर हिलाया। हाँ, जिमिंग अपनी बहन की जान बचाने के लिए ही यहाँ तेज गति से पहुंचे हैं। आंगन में दोनों बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे को सांत्वना दे रही थीं, जबकि कमरे के भीतर हे जिमिंग ने चांदी की सुइयां निकाल ली थीं और हे जिरान के पेट के चारों ओर कई बिंदुओं एक्यूपॉइंट्स पर उन्हें चुभो दिया था। मोजीवे बिस्तर के पास खड़े थे, हे जिरान का हाथ मजबूती से थामे हुए, उनके माथे पर चिंता के पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लगभग एक अगरबत्ती जलने के समय करीब 30-40 मिनट के बाद हे जिमिंग ने सुइयां हटा दी और मोजीवे को निर्देश दिया, बहनोई, मेरे लिए एक पतली चादर लेकर आइए। मोजीवे नहीं जानते थे कि वे क्या करने वाले हैं, फिर भी वे फुर्ती से चादर लेने चले गए। चादर लाने के बाद हे जिमिंग ने निर्देश दिया, रान रान के निचले पेट को चादर से ढक दो। मोजीवे उलझन में होने के बावजूद आज्ञाकारी बच्चे की तरह वैसा ही किया। वे इसके पीछे का इरादा नहीं समझ पाए, लेकिन हे जिरान समझ गई थी। यह इस युग में पुरुषों और महिलाओं के बीच अत्यधिक सावधानी बरतने के अलावा और कुछ नहीं था। हे जिमिंग को भ्रूण की स्थिति बदलने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना था, इसलिए उन्हें शारीरिक संपर्क से बचने के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने थे। आखिर वे एक महान स्त्री रोग विशेषज्ञ थे और उनके सभी मरीज महिलाएं थीं। जब मोजीवे ने चादर से पेट ढांक दिया तो हे जिमिंग ने प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक बार फिर चेतावनी दी, रान रान, अगर दर्द हो तो बस चिल्ला देना। अभी उन्हें अपनी बहन को बचाना था और हे जिमिंग ने पहले कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं की थी। अगर कोई और होता तो उन्हें इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन अगर उनकी बहन को कष्ट होता तो एक बड़े भाई के रूप में उनका दिल जरूर दुखता। हालांकि अगर उनकी बहन अभी यह कष्ट नहीं सहती तो उसकी जान नहीं बचाई जा सकती थी। हे जिमिंग ने अपने मन की भावनाओं को शांत करने और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। बड़े भाई अब शुरू करने जा रहे हैं। इतना कहकर हे जिमिंग ने प्रक्रिया मैनुअल रोटेशन शुरू कर दी। मोजीवे ने हे जिरान का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे लगातार दिलासा देने लगे, रान रान, डरो मत, बड़े भाई निश्चित रूप से कोमल रहेंगे। लेकिन हे जिमिंग की क्रियाओं को देखकर मोजीवे को खुद के दिलासे पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। जहां तक हे जिरान की बात थी, शुरुआत में जब हे जिमिंग भ्रूण घुमा रहे थे तो वह अपने दांत भींचकर इसे सहन करती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह और नहीं सह सकी। वह चुभने वाला दर्द वर्णनातीत जिसका वर्णन न किया जा सके था। अंत में हे जिरान का धैर्य टूट गया। ये बहुत दर्द कर रहा है। हालांकि उसकी आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, फिर भी इसने हे जिमिंग के हाथों को एक पल के लिए रोक दिया। एक प्रतिभाशाली डॉक्टर के रूप में उनसे बेहतर कोई नहीं समझता था कि हे जिरान अभी कितने दर्द में थी। शुरुआत में हे जिमिंग को आश्चर्य हुआ था, क्या वह अपनी शक्ति के साथ बेहद सावधानी बरत रहे थे, इसलिए उनकी बहन को दर्द नहीं हो रहा था। लेकिन हे जिरान के भींचे हुए होठों और लाल चेहरे को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तकनीक कोमल नहीं थी, बल्कि उनकी बहन बहुत साहसी थी। रान रान, अगर दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ, इसे अंदर दबाकर खुद को चोट मत पहुंचाओ। उसे समझाते हुए भी हे जिमिंग के हाथ नहीं रुके। हे जिरान ने मोजीवे के बड़े हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे केवल इसी तरह वह मजबूत रह सकती थी। मोजीवे ने अपनी कोमल पत्नी के चेहरे को दर्द से बिगड़ते देखा तो उनका दिल इतना दुखा कि आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो गए। लेकिन इस समय उनका दुख बहुत लाचार था। वे बस उसके साथ रह सकते थे। यही हे जिमिंग का उन्हें कमरे में रोकने का असली मकसद भी था। रान रान उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा दर्द सह रही थी। ये दृश्य मोजीवे के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो जाना चाहिए था। हे जिरान ने अपनी सहनशक्ति का अधिक आकलन कर लिया था। इस समय वह नियंत्रण खो चुकी थी और दर्द से कराह रही थी। मोजीवे ने उसे दुखी होकर गले लगा लिया, उनकी आवाज़ रुंध गई थी। रान रान, अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मुझे मारो। हम भविष्य में फिर कभी बच्चा नहीं करेंगे। हे जिरान अभी मोजीवे की बातें सुनने की स्थिति में कहाँ थी। उसने उनका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून अनजाने में उनके मांस में धंस गए। अपनी पत्नी द्वारा दिए गए घावों को देखकर मोजीवे को लगा कि यह बहुत कम है। उनकी पत्नी के कष्ट की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली ताकि हे जिरान उनके हाथों को और नोच सके। बाहर ओल्ड लेडी मो और मैडम हे कमरे के अंदर की आवाज़ें सुन रही थीं और दोनों की आंखों से आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। मैडम हे अपनी बेटी की हालत जानकर और इंतज़ार नहीं कर सकीं। वे तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ीं और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से मोजीवे ने बंद किया था, इसलिए वह नहीं खुला। कोई और रास्ता न देख मैडम हे पूरी ताकत से चिल्लाईं,
जिमिंग, जियुए, दरवाज़ा खोलो और माँ को रान रान को देखने के लिए अंदर आने दो। अभी भ्रूण को घुमाने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। हे जिमिंग जरा भी विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्होंने लाचार मो जियुए की ओर देखा। दरवाजे पर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। मो जियुए ने सुन्न होकर सिर हिलाया और अनिच्छा से अपना हाथ हे जिरान की पकड़ से छुड़ाकर दरवाजे की ओर गए। समधन जी, बड़े भाई ने कहा है कि अभी उपचार बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है, आप अभी अंदर नहीं आ सकती। ये सुनकर मैडम हे और भी व्याकुल हो गईं। जियुए, दरवाज़ा खोलो, माँ बस रान रान के साथ रहना चाहती है। मैं वादा करती हूँ कि मैं जिमिंग के काम में बाधा नहीं डालूंगी। हालांकि ये जिरान असहनीय दर्द में थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बना हुआ था। वह जानती थी कि उसकी माँ उसकी चीखें सुनकर चिंतित हो गई होंगी। उसने पेट के दर्द को सहते हुए दरवाजे की ओर कहा, माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, चिंता न करें। अपनी पत्नी के शब्द सुनने के बाद मो जियुए का इरादा और पक्का हो गया। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैडम हे सुबकते हुए दरवाजे के सहारे ज़मीन पर बैठ गईं। मेरी रान रान, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ भी नहीं जी पाएगी। ओल्ड लेडी मो ने देखा कि उनकी समधन पूरी तरह से टूट चुकी हैं, तो उन्होंने बड़ी बहू और लैनेर को उन्हें उठाने के लिए बुलाया। तभी कमरे का दरवाज़ा अंदर से खुला। पसीने से तरबतर हे जिमिंग बाहर आए। माँ, मौसी मो, चिंता न करें। रान रान के भ्रूण की स्थिति सफलतापूर्वक बदल दी गई है। दोनों बच्चे निश्चित रूप से आसानी से पैदा होंगे। उन्होंने ज्यादा विस्तार से नहीं समझाया। हे जिरान जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती थी। भले ही स्थिति सामान्य हो गई थी, फिर भी प्रसव में कठिनाई हो सकती थी। लेकिन उनके गुरु की पुस्तक में एक विशेष तकनीक का वर्णन था जिससे जन्म नली बर्थ कनाल को सुगम बनाया जा सकता था। आज हे जिमिंग ने पहली बार इस उपचार पद्धति का उपयोग किया था। अतीत में भी उन्होंने ऐसी महिलाएं देखी थीं, लेकिन वे इतनी नाजुक थीं कि उन्होंने इस दर्दनाक प्रक्रिया के अगले चरण छोड़ दिए थे। पर आज अपनी बहन की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल लगा दिया था। इस बार जिरान के भ्रूण गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति सुधारने में मदद करते समय जिमिंग ने पहले ही योजना बना ली थी कि यदि उसकी बहन दर्द सहन नहीं कर पाई तो वह केवल भ्रूण को घुमाने में ही सफल हो पाएगा। लेकिन जिमिंग को यह उम्मीद नहीं थी कि जिरान इतनी बहादुर निकलेगी कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने एक बार भी आह तक नहीं भरी। इसी कारण जिमिंग ने पूरी दृढ़ता के साथ उसके प्रसव मार्ग बर्थ कनाल को साफ करने और खोलने में मदद करने का फैसला किया। जिरान दर्द से तभी चिल्लाई जब जिमिंग ने प्रसव मार्ग को साफ करना शुरू किया। वह दर्द वाकई ऐसा था जिसे कोई साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। जिमिंग को इस बात से तसल्ली थी कि भले ही उसकी बहन को थोड़ा अधिक कष्ट सहना पड़ रहा था, लेकिन प्रसव मार्ग के सफलतापूर्वक खुल जाने का मतलब था कि न केवल उसे प्रसव के दौरान कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बच्चा भी बहुत तेजी से पैदा होगा। इस समय जिमिंग के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं और उसकी सांसें भी फूल रही थीं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ उसके होठों पर आने वाली मुस्कुराहट को नहीं रोक सकी। जब मैडम हे ने सुना कि उनकी बेटी ठीक है तो न जाने उनमें कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। उन्होंने जिमिंग को एक तरफ धकेला और कमरे के भीतर दौड़ पड़ी। वह इस तरह अंदर घुसी जैसे उन्हें डर हो कि कोई उन्हें फिर से रोक न ले। उपचार के बाद जिरान को आराम देने के लिए जिमिंग ने चांदी की सुइयों एक्यूपंचर का उपयोग करके उसकी नींद के बिंदुओं को छेद दिया था, इसलिए जिरान अब सो रही थी। जियुए वहां से गया नहीं। इसके बजाय उसने एक रूमाल से जिरान के माथे का पसीना पोंछा और समय समय पर उसके बिखरे हुए बालों को संवारता रहा। जब मैडम हे बिस्तर के पास पहुंची और अपनी सोती हुई बेटी को देखा तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाई और जोर जोर से रोने लगीं। रान रान, तुमने बहुत सहा है। ओह, बोलते बोलते वह दरवाजे की ओर मुड़ी, हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे दयालु ईश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपनी आंखें खोलें और मेरी बेटी को तड़पाना बंद करें। जब तक वह सुरक्षित प्रसव कर लेती है, मैं उसकी माँ अपने जीवन के 10 साल छोड़ने को तैयार हूँ। बूढ़ी महिला मो को भी अपनी बहू के लिए बहुत दुख हो रहा था। हालांकि उन्होंने अभी जिरान की चीखें अपनी आंखों से नहीं देखी थीं, लेकिन वह उसे अच्छी तरह जानती थीं। जिरान एक सख्त स्वभाव की लड़की थी, वह अन्य बहुओं की तरह छोटी छोटी बातों पर रोने वाली नहीं थी। अगर अभी दर्द बर्दाश्त से बाहर न होता तो वह कभी इस तरह नहीं चिल्लाती। ये सोचकर बूढ़ी महिला मो की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने जल्दी से रूमाल निकाला और आंखें पोंछकर बिस्तर के पास आईं। जियुए, माँ जिरान के साथ रहेगी। तुम जिमिंग को आराम करने के लिए ले जाओ। जिमिंग जियुए का मामा था और वे एक ही पीढ़ी के थे, इसलिए जियुए का उसका आतिथ्य करना सबसे उचित था। जियुए जिरान को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन जिमिंग जाने के हालांकि जिमिंग स्त्री रोग विज्ञान गायनेकोलॉजी में माहिर था, लेकिन इस युग में किसी पुरुष द्वारा की कोई परंपरा नहीं थी। वह अधिक से अधिक प्रसव कक्ष के बाहर खड़े होकर निर्देश दे सकता था, या यदि स्थिति बहुत बिगड़ जाए तो पर्दे के पीछे से उपचार कर सकता था। उससे बेहतर जिरान की स्थिति कोई नहीं जानता था। जब तक दाई यहाँ मौजूद रहेगी, वह सुरक्षित प्रसव कर लेगी। विशेष रूप से प्रसव मार्ग साफ करने के बाद प्रसव की प्रक्रिया बहुत तेज होगी, इसलिए दाई का पास होना अनिवार्य था।
जैसे ही जियुए ने दाई को बुलाने की बात सुनी, वह बिना सोचे समझे गांव की ओर दौड़ पड़ा। वह दाई झाओ को लगभग घसीटते हुए यहाँ लाया। उस समय बुढ़िया सो चुकी थी, लेकिन जियुए ने परवाह नहीं की। उसने दीवार फांदी और दरवाज़ा इतने जोर से खटखटाया कि दाई झाओ हड़बड़ाकर जाग गईं। जियुए को इतना व्याकुल देखकर दाई झाओ को लगा कि जिरान का प्रसव शुरू हो गया है। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आईं, जहां जियुए ने उनका हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर की ओर ले चला। जियुए को लगा कि वह बहुत धीमी चल रही हैं, तो वह उन्हें लगभग घसीटता हुआ ले गया। दाई झाओ काफ़ी वृद्ध थीं। जब तक वे आंगन में पहुंची, वे निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ीं और हाँफने लगीं। इतनी जल्दी क्या है नौजवान? जब मैं थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर से गई थी, तब तो प्रसव शुरू भी नहीं हुआ था। तुम मुझे इस तरह घसीट कर लाए कि मेरी हड्डियां टूटते टूटते बची हैं। अब मैं प्रसव कैसे कराऊंगी? जियुए घबराहट में अपनी शालीनता भूल गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफ़ी मांगी। बूढ़ी महिला मो ने जियुए को डांटा और दाई झाओ को सहारा देकर उठाया। उन्होंने समझाया कि जियुए पहली बार पिता बनने वाला है, इसलिए घबराहट में उसने ऐसा किया। जब दाई झाओ को जिरान के कमरे के पास ले जाया गया, तो उन्हें पता चला कि वह भी सो रही है। बूढ़ी महिला मो उन्हें आराम करने के लिए दूसरे कमरे में ले गई और जियुए से कहा कि वह दाई झाओ के लिए कुछ अच्छा खाने पीने का इंतजाम करे। लैनिर ने तुरंत दाई झाओ के लिए फल, केक, उबला हुआ दूध और सूखे मेवे तैयार किए। जब दाई झाओ उस कमरे में बैठी, तो उन्होंने घर की सजावट और चीज़ों को गौर से देखा। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। एक ग्रामीण परिवार के पास इतना आलीशान घर और इतनी सुख सुविधाएं कैसे हो सकती हैं? जब दाई झाओ जवान थीं, तो वह शहर के अमीर परिवारों में प्रसव कराने जाया करती थीं। उस समय उन्हें लगता था कि उन लोगों का जीवन स्वर्ग जैसा है। लेकिन अब मो परिवार की स्थिति देखकर उन्हें लगा कि शहर के वे अमीर परिवार इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। वह भी आसपास देख ही रही थीं कि लैनिर भोजन से भरी थाली लेकर अंदर आईं। उन्होंने करीने से मेज पर खाना लगाया और बाहर जाने से पहले धैर्यपूर्वक हर व्यंजन का परिचय दिया। बूढ़ी महिला मो का अभी दाई से गपशप करने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल अपनी बहू पर नज़र रखना चाहती थी, ताकि किसी भी ज़रूरत के समय वहां पर्याप्त लोग मौजूद हों। उन्होंने कहा, बहन झाओ, आप अभी यहाँ आराम करें। जैसे ही मेरी बहू की स्थिति में कोई बदलाव होगा, मैं आपको बुलाने आ जाऊंगी। दाई झाओ अब समझ चुकी थी कि मो जियुए उन्हें इतनी मेहनत से यहाँ क्यों लाया था, ताकि प्रसव शुरू होते ही एक अनुभवी दाई मौजूद रहे। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। दूर रहने वाले परिवार अक्सर उन्हें पहले ही बुला लेते थे। उन्हें लगा था कि एक ही गांव में होने के नाते मो परिवार उन्हें समय आने पर बुलाएगा, पर वे तो उन्हें प्रसव शुरू होने से पहले ही खींच लाए थे। अब जब वह यहाँ आ ही गई थी, तो उन्होंने रुकने का मन बना लिया। मो जियुए द्वारा घसीटे जाने के कारण वह जो थकान महसूस कर रही थी, वह मेज पर रखे लजीज खाने को देखकर गायब हो गई। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, वह खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं चखा था। पल भर में मो जियुए के प्रति उनकी सारी नाराजगी हवा हो गई। मो परिवार ने वाकई इतने अच्छे भोजन से उनका दिल जीत लिया था। जिरान बहुत गहरी नींद सोई और उसने सपने में अपने 2 बच्चों को देखा। वे बहुत प्यारे और गोलमटोल थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही वह उन्हें गले लगाने वाली थी, उसे अचानक पेशाब करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई और उसकी नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसे जियुए का सुंदर लेकिन थोड़ा थका हुआ चेहरा दिखाई दिया। रान, तुम जाग गई। क्या कहीं कोई तकलीफ महसूस हो रही है? जिरान ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जियुए ने धीरे से उसे उठकर बैठने में मदद की। पतिदेव, चलिए शौचालय चलते हैं। वह स्पेस में जाना चाहती थी, लेकिन कमरे में अपनी माँ, सास और भाई बहनों को देखकर उसने आखिरी समय पर अपनी बात बदल दी। उसकी नंद और जियुए ने सहारा देकर उसे कमरे के भीतर बने निजी शौचालय तक पहुंचाया। जिमिंग द्वारा लगाए गए एक्यूपंक्चर के कारण उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसलिए उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश नहीं की और उनके सहारे धीरे धीरे चली। पूरी रात वह कई बार शौचालय गई, जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पाए। मो जियुए चिंतित हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी पत्नी के शरीर में कोई समस्या है। बूढ़ी महिला मो ने समझाया, जियुए, चिंता मत करो। प्रसव से पहले महिलाओं के साथ ऐसा होना सामान्य है। जियुए ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन अगर रान ऐसे आराम नहीं कर पाएगी, तो कल प्रसव के लिए उसमें ऊर्जा कहाँ से आएगी? उसने किताबों में पढ़ा था कि प्रसव के समय ताकत बचाने के लिए गर्भवती महिला का आराम करना जरूरी है। भोर होते होते जिरान के निचले पेट में हल्का दर्द शुरू हो गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर जिमिंग ने पूछा, रान, क्या पेट में दर्द हो रहा है? जिरान ने अपने भारी पेट को सहारा देते हुए कहा, बस एक पल के लिए दर्द हुआ और फिर चला गया। लेकिन तभी दर्द की दूसरी लहर उठी और उसके चेहरे पर शिकन गहरी हो गई। जिमिंग ने तुरंत उसकी नाड़ी जांची और घबराते हुए चिल्लाया, प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्दी दाई को बुलाओ। अपनी सगी बहन का मामला होने के कारण जिमिंग अपनी सामान्य शांति खो बैठा था।
मो जियुए ने दरवाजे की ओर चिल्लाकर कहा, लेने दाई झाओ को बुलाओ। दाई झाओ, जो रात भर अच्छी नींद और अच्छे खाने के बाद काफ़ी तरोताजा थीं, तुरंत अंदर आईं। उन्होंने सबको बाहर जाने को कहा ताकि वह जांच कर सकें। जिरान जानती थी कि यह जांच गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स के खुलने डायलेशन की जांच होगी। लेकिन जांच के बाद दाई झाओ दंग रह गईं। उन्होंने अविश्वास से जिरान को देखा। मो परिवार की बहू, क्या तुम्हें रात में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ? जिरान ने सिर हिलाया, अभी बस थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ है। दाई झाओ बुदबुदाई, कितनी अजीब बात है, तुम्हारा गर्भाशय 8 सेंटीमीटर तक खुल चुका है, तुम्हें अभी दर्द कैसे महसूस होना शुरू हुआ? जिरान भी हैरान थी। आमतौर पर 8 सेंटीमीटर खुलने का मतलब है कि असहनीय दर्द के कई घंटे बीत चुके हैं। या तो दाई की जांच गलत थी या फिर जिरान का शरीर विशेष था। दाई झाओ ने तुरंत दरवाज़ा खोला। बाहर इंतजार कर रहे लोग अंदर की ओर लपके। जियुए ने पूछा, माता जी, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? दाई झाओ ने बताया, बच्चा बहुत जल्दी आने वाला है। जल्दी से गर्म पानी उबालें और प्रसव से पहले इसे जितना हो सके खाना खिलाएं ताकि ताकत बनी रहे। ये सुनकर मैडम हे रसोई की ओर दौड़ीं। बूढ़ी महिला मो और मैडम हे दोनों हैरान थीं। उन्होंने खुद कई बच्चे पैदा किए थे और वे जानती थीं कि 8 सेंटीमीटर खुलने का मतलब क्या है। इसका मतलब था कि बच्चा बस आने ही वाला है। आमतौर पर इसमें कई घंटों की तड़प लगती है। बूढ़ी महिला मो ने अविश्वास में पूछा, क्या आप वाकई पक्का कह रही हैं कि मेरी बहू का गर्भाशय 8 सेंटीमीटर खुल चुका है? अगर यह सामान्य समय होता तो दाई झाओ को किसी का इस तरह सवाल उठाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन हे जिरान की स्थिति आज वाकई इतनी विशेष थी कि बूढ़ी महिला मो तो क्या, खुद दाई झाओ को भी यह विश्वास करने से पहले दोबारा जांच करनी पड़ी कि वह सचमुच 8 सेंटीमीटर खुल चुकी है। जब दाई झाओ समझाने का तरीका सोच ही रही थी, तभी हे जिमिंग बीच में बोले, चाची मो, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि रानरान का प्रसव मार्ग 8 सेंटीमीटर खुल गया है। बूढ़ी महिला मो और भी उलझन में पड़ गईं। अजीब नहीं है, जब मैं रानरान के भ्रूण की स्थिति ठीक कर रहा था, तब मैंने जानबूझकर चांदी की सुइयों और विशेष तकनीकों का उपयोग किया ताकि उसका प्रसव मार्ग सुगम हो जाए। मेरा उद्देश्य यही था कि प्रसव के समय रानरान को कम से कम दर्द सहना पड़े, हे जिमिंग ने सरल शब्दों में समझाया। दाई झाओ को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई हे जिमिंग की काबिलियत से वाकिफ था। हालांकि यह स्थिति अविश्वसनीय थी, लेकिन स्त्री रोग के सिद्धहस्त सेंटली हैंड ऑफ गायनिकोलॉजी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुनकर मैडम हे और बूढ़ी महिला मो के चेहरों पर संतोष के भाव आ गए। उनके लिए पहली प्राथमिकता जिरान की सुरक्षा थी और दूसरी यह कि उसे कम दर्द हो। ऐसा लग रहा था कि हे जिमिंग के आने से ये दोनों चिंताएं दूर हो गई थीं। बूढ़ी महिला मो ने आदेश दिया कि आज का भोजन उनकी बहुएं बनाएंगी और उन्होंने एर को जिरान के लिए कुछ हल्का और स्वादिष्ट खाना तैयार करने को कहा। भले ही हे जिमिंग ने प्रसव मार्ग को सुगम बना दिया था, लेकिन प्रसव पीड़ा लेबर पेन्स अचानक बहुत तेज हो गई। जब लेनेर यांगचुन नूडल्स का कटोरा लेकर आई, जो जिरान को बहुत पसंद थे, तब तक दर्द के कारण जिरान का माथा पसीने से भीग चुका था। मो जियुए पूरे समय उसके साथ था। हालांकि उसकी पत्नी एक बार भी नहीं कराह रही थी, लेकिन वह साफ देख सकता था कि वह कितने कष्ट में है। जियुए ने कटोरा लिया और जिरान के सामने रखा। रानरान, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, थोड़ा खा लो। जिरान को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर वह जानती थी कि बच्चे को जन्म देने के लिए उसे ताकत चाहिए। दवा समझकर ही सही, उसने खाना खाने का फैसला किया। ठीक है, मैं खाऊंगी। लेकिन आधा कटोरा खत्म करने के बाद अचानक उठे तेज दर्द ने उसकी भूख खत्म कर दी और वह बिस्तर पर तड़पने लगी। ये देखकर जियुए घबरा गया और उसे सहारा देने आगे बढ़ा। तभी दाई झाओ पास आईं। 9वें नंबर ओल्ड 9, उसे हिलाओ मत, मुझे देखने दो, बच्चा पैदा होने ही वाला है। जियुए का हाथ हवा में ही रुक गया। चाची, अब सब आपके हाथ में है। बिस्तर के पास आकर दाई झाओ ने देखा कि जियुए अभी भी वहीं खड़ा है। उन्होंने याद दिलाया, 9वें नंबर, ये प्रसव कक्ष है, तुम अब बाहर जाकर इंतजार कर सकते हो। अपने इतने सालों के अनुभव में उन्होंने पहली बार किसी वयस्क पुरुष को प्रसव कक्ष में टिके रहते देखा था। उस दौर में प्रसव कक्ष को अशुद्ध माना जाता था और पुरुषों का वहां रहना अपशकुन समझा जाता था। लेकिन दाई की बात सुनकर दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी महिला मो या मैडम हे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर जिरान न होती तो मो परिवार का अस्तित्व ही नहीं बचता। जिरान ने मो परिवार के वंश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए जियुए का उसके साथ रहना बिल्कुल सही था। मो परिवार ने पहले ही इतने दुख झेले थे कि अब वे इन अंधविश्वासों की परवाह नहीं करते थे। मैडम हे पहले उसे बाहर निकालने वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी समधन बूढ़ी महिला मो को कोई आपत्ति नहीं है, तो वह भी रुक गईं। बूढ़ी महिला मो ने कहा, समधन जी, उसे रहने दीजिए। रानरान ने उसके लिए इतना सहा है, उसका साथ देना जियुए का हक है। तभी घर की बाकी बहुएं भी वहां पहुंच गईं। जब उन्हें पता चला कि नौवां भाई जियुए और दोनों बड़ी माताएं कमरे में हैं, तो वे भी अंदर जाने लगीं। दाई झाओ ने जब मुड़कर देखा कि कमरा लोगों से भर गया है, तो वह दंग रह गईं।
मैं जानती हूँ कि आप सबको चिंता है, लेकिन यहाँ केवल एक सहायक की ज़रूरत है। इतने लोगों के बीच उन्हें खुद घुटन महसूस हो रही थी। बूढ़ी महिला मो ने बात समझ ली और अपनी बहुओं को लेकर बाहर चली गईं। मैडम हे भी अनिच्छा से उनके पीछे चली गईं। झिरान को भी दाई की बात सही लगी। इतने लोगों के बीच उसे भी घुटन महसूस हो रही थी। अब उसका दर्द रुक रुक कर लहरों की तरह आ रहा था। अपनी ताकत बचाने के लिए वह दर्द में चिल्लाने के बजाय उसे चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। मो जियुए ने उसके पसीने पोंछे और भावुक होकर कहा, रानरान, अगर दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ, या तुम मुझे मार भी सकती हो। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने झिरान का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, रानरान, बस यही एक बच्चा काफ़ी है। भविष्य में हमें और बच्चे नहीं चाहिए। तुम्हें इस तरह तड़पता देख मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही है। झिरान ने दांत पीसते हुए कहा, सच में? भविष्य में अब और कभी नहीं। मो जियुए ने धीरे से उसे थपकी दी, ठीक है, अब से हमें और बच्चे नहीं चाहिए। जब दाई झाओ ने इस युवा जोड़े की बातचीत सुनी तो उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। हमारे दाशुन राजवंश में अधिक संतान होने पर जोर दिया जाता है। आप दोनों अभी जवान और सुंदर हैं। आपके बच्चे निश्चित रूप से गोल मटोल और गोरे होंगे। आप और बच्चे क्यों नहीं चाहेंगे? अब और नहीं, चाहे हमें मार ही क्यों न दिया जाए, हम दूसरा बच्चा कभी नहीं करेंगे। दोनों पति पत्नी लगभग एक साथ बोल पड़े। झिरान इस पीड़ा से बुरी तरह टूट चुकी थी और मो जियुए की बात करें तो अपनी पत्नी को दोबारा इतनी तकलीफ में देखने के ख्याल से ही उसका दिल दहल रहा था। युवा जोड़े का कड़ा रुख देखकर दाई झाओ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी कि उसने ऐसी बहुत सी महिलाएं देखी हैं जो प्रसव के समय यही कहती हैं, पर अंत में वे फिर से मां बनती ही हैं। उसकी राय में जख्म भरते ही इंसान दर्द भूल जाता है। हालांकि वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, फिर भी दाई झाओ ने अपनी सतर्कता कम नहीं की। वह लगातार झिरान की स्थिति पर नजर रखे हुए थी। जब झिरान उस असहनीय दर्द को झेलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी दाई झाओ ने आवाज दी, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, बच्चा बाहर आने ही वाला है। दाई की बात सुनकर मो जियुए ने हड़बड़ी में पूछा, महोदया, अब मुझे क्या करना चाहिए? दाई झाओ ने उस हाथ की ओर देखा जिसे झिरान ने अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। इसके सिर के पास खड़े हो जाओ ताकि यह जोर लगाने पुश के लिए तुम्हें आसानी से पकड़ सके। इससे उसे सुविधा होगी। जियुए तुरंत अपनी जगह पर तैनात हो गया। झिरान, मुझे जैसे चाहो वैसे पकड़ लो, बस तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस होना चाहिए। झिरान ने पूरी ताकत से मो जियुए की बांह पकड़ ली। वह बस यही दुआ कर रही थी कि बच्चा जल्दी बाहर आ जाए ताकि उसका कष्ट कम हो। दाई झाओ ने बड़ी कुशलता से ज़रूरी औजार तैयार किए। उन्होंने जांच की और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मेरे निर्देशों को सुनो, जब मैं कहूँ तभी जोर लगाना। बड़ी मुश्किल से झिरान ने सिर हिलाकर सहमति दी और जल्द ही कमरे में एक नवजात शिशु के रोने की तेज आवाज़ गूंज उठी। दाई झाओ ने फुर्ती से बच्चे को एक छोटी चादर में लपेटा और मो जियुए की गोद में थमा दिया। बधाई हो, बेटा हुआ है। मो जियुए अभी भी सुन्न सा खड़ा था। उसकी गोद में अचानक एक नन्हा सा जीव आ गया था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर दाई झाओ ने मजाक किया, बेटा होने की खुशी में तुम तो जैसे पत्थर के बन गए हो। इससे पहले कि जियुए कुछ कहता, दरवाज़ा जोर से खुला। मैडम हे और बूढ़ी महिला मो एक साथ कमरे में घुसी। हालांकि बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन बाहर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ये दोनों दादियां भला कैसे शांत रह सकती थीं, लेकिन बच्चे को देखने के बजाय वे दोनों सीधे झिरान के पास पहुंचीं। अपनी बेटी की थकी हुई और बिखरी हुई हालत देखकर मैडम हे की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तड़पकर झिरान का हाथ पकड़ा। झिरान, तुमने बहुत कष्ट सहा है। दाई ने कहा है कि बेटा हुआ है। बस थोड़ा और धैर्य रखो, जब तक दूसरा बच्चा बाहर नहीं आ जाता, फिर तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। बूढ़ी महिला मो की आंखों में भी आंसू भर आए। झिरान, तुमने हमारे मो परिवार के लिए वाकई बहुत सहा है। तुम हमारे परिवार की असली नायक हो। उन्होंने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि वे लड़कों को ज्यादा महत्व देती थीं। मो परिवार में 9 बेटे थे और सबसे बड़े बेटे की शादी को 10 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उन्हें पोते पोतियों का सुख नहीं मिला था। अब अंततः एक नन्हा पोता पाकर वे भावुक हो उठी थीं। हालांकि एक बच्चे के जन्म के बाद पेट का दर्द पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन झिरान का शरीर अब काफी हल्का और आरामदायक महसूस कर रहा था। वह इस समय कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी, बस अपनी ऊर्जा वापस पाने की कोशिश कर रही थी। दाई झाओ ने देखा कि दोनों बुजुर्ग महिलाएं नई माँ से ही बातें कर रही हैं और कोई भी उस नन्हे पोते को नहीं देख रहा है, तो उन्होंने याद दिलाया, बच्चा बहुत गोरा और गोल मटोल है। क्या आप में से कोई इसे देखना नहीं चाहता? ये वाकई अजीब था। अन्य परिवारों में तो लोग बच्चे को देखने के लिए छीना झपटी करते थे, पर मो परिवार अलग था। तब मो जियुए को होश आया कि बेटा अभी भी उसकी गोद में है। वह इतना डर रहा था कि कहीं उसकी ताकत से इस नाजुक बच्चे को चोट न लग जाए, इसलिए वह मूर्ति की तरह खड़ा था। माँ, सास माँ, क्या आप में से कोई बच्चे को पकड़ेगा?
वह अपने बेटे को देखना चाहता था पर हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये देखकर बूढ़ी महिला मो को बरसों पुरानी बात याद आ गई जब उन्होंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था। उनके पति मो किंग की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वे भी डर के मारे हिल नहीं पा रहे थे। बूढ़ी महिला मो ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में ले लिया। मैडम हे ने धीरे से चादर का कोना हटाया। जल्द ही दोनों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दीदी, मेरा छोटा पोता कितना गोरा है, बूढ़ी महिला मो ने खुशी से कहा। मैडम हे ने कहा, इसके नैन नक्श देखिए, ये तो 80% जियुई जैसा दिखता है। उनकी बातें सुनकर हे जिरान ने एक पल के लिए अपना दर्द भुला दिया। माँ, बच्चे को यहाँ लाइए, मुझे देखना है। वह उस नन्हे जीव को देखना चाहती थी जिसे उसने 10 महीने कोख में पाला था। बूढ़ी महिला मो बच्चे को बिस्तर के पास ले गईं। नन्हा बच्चा गहरी नींद में सो चुका था। उसका चेहरा गुलाबी था और वह मुंह से छोटे छोटे बुलबुले छोड़ रहा था। हेजिरान के लिए यह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा था। अभी वह ममता भरी नज़रों से अपने बेटे को देख ही रही थी कि अचानक उसके निचले पेट में फिर से एक तेज दर्द उठा। हेजिरान ने अनैच्छिक रूप से अपनी आंखें भींची और धीरे से कराह उठी। मो जियुए, जो अभी अपने बेटे को देखने वाला था, जिरान की आवाज़ सुनते ही तुरंत बच्चे को भूलकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। जिरान, क्या फिर से दर्द हो रहा है? दूसरी ओर से दाई झाओ ने भी जल्दी से जांच की और फिर उत्सुकता से कहा, आप दोनों पहले बच्चों को बाहर ले जाएं, दूसरा बच्चा जल्द ही आने वाला है। मैडम हे और बूढ़ी महिला मो ने हे जिरान की ओर देखा और उसे प्रोत्साहित किया। फिर वे पहले बच्चे को लेकर बाहर चली गईं। दूसरे बच्चे का जन्म पहले वाले की तुलना में और भी सहज रहा। हेजिरान को अब अनुभव हो गया था और वह उतनी थकी हुई नहीं थी। जैसे ही दाई झाओ ने जोर लगाने पुष्प को कहा, उसने अपनी पूरी ताकत से सहयोग किया। इस बार जोर लगाने के बाद दूसरा बच्चा रोते हुए बाहर आया। दाई झाओ ने उत्साह से कहा, बधाई हो, बधाई हो। दूसरा बच्चा एक लड़की है। आप युवा जोड़े को बेटा और बेटी दोनों होने पर बहुत बहुत बधाई। दाशुन राजवंश में ड्रैगन और फीनिक्स शब्द केवल शाही परिवार के लिए उपयोग किए जा सकते थे। आम लोग इन दो शब्दों का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करते थे, अन्यथा यह आपदा ला सकता था। हेजिरान चुपचाप आराम कर रही थी और जब उसने दाई को ये कहते सुना कि उसने एक लड़की को जन्म दिया है, तो वह मन ही मन खुश हुई। उसकी सोच आधुनिक थी और बेटा या बेटी होने को लेकर उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था। उसके लिए बच्चों का स्वस्थ होना ही सबसे महत्वपूर्ण था। इसीलिए उसने गर्भावस्था के दौरान कभी भी बच्चों का लिंग जानने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी एक साथ बेटा बेटी जुड़वा होने की खबर सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। एक साथ दो बच्चों को जन्म देना ही ईश्वर का आशीर्वाद था और उसमें भी बेटा और बेटी दोनों का होना किसी को भी खुश कर देने वाली बात थी। हालांकि दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी पूरी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। इस समय उसमें अपनी बेटी को देखने के लिए आंखें खोलने तक की ताकत नहीं थी। अर्ध चेतनावस्था में उसे महसूस हुआ कि दाई झाओ उसे साफ करने में मदद कर रही हैं और मो जियुए उसके पास है, जो रुमाल से उसका चेहरा पोंछ रहा है। उसे अपने गाल पर आंसू की एक गर्म बूंद गिरती हुई महसूस हुई। मो जियुए आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने अपनी पत्नी के प्रसव की पूरी प्रक्रिया देखी थी और वह उसके कष्ट और दर्द को किसी भी और से बेहतर समझता था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसकी पत्नी को अकेले इतना दर्द सहना पड़ा। जियुए ने मन ही मन कसम खाई कि अपनी पत्नी को दोबारा गर्भवती न होने देने के लिए वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहने को भी तैयार है। वास्तव में जियुए इस विषय में थोड़ा अनभिज्ञ था। उसने यह नहीं सोचा था कि गर्भनिरोधक के लिए औषधियां और काढ़े उपलब्ध हैं। उसके लिए बस इतना मायने रखता था कि उसकी पत्नी को दोबारा ये कष्ट न सहना पड़े। दाई झाओ ने देखा कि पिता जियुए को बच्चा पकड़ना नहीं आता, इसलिए उन्होंने दूसरे बच्चे को लपेटकर जिरान के पास लिटा दिया। प्राचीन काल में दाइयां अक्सर लड़कों के जन्म पर अधिक उत्साहित होती थीं क्योंकि उन्हें इनाम ज्यादा मिलता था, लेकिन मो परिवार में नज़ारा अलग था। जैसे ही बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने सुना कि बेटी हुई है, वे सब एक साथ अंदर आ गए। बूढ़ी महिला मो अपनी गरिमा भूलकर चिल्लाई, मेरी प्यारी पोती कहाँ है? रोंग रोंग, जिरान ने मुझे जो प्यारी पोती दी है वह कहाँ है? ये कहते हुए उन्होंने अपने पास सो रहे पोते को मैडम हे की गोद में थमा दिया और सीधे पोती की ओर लपकीं। मो परिवार की अन्य महिलाएं भी अपनी नन्ही भतीजी को देखने के लिए उतावली थीं। दाई झाओ दंग रह गईं। उन्हें लगा जैसे ये लोग बच्चा छीनने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने जिरान के पास सो रही बच्ची को गोद में उठाया और बूढ़ी महिला मो को सौंपते हुए कहा, ये रही आपकी पोती, बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर। बूढ़ी महिला मो ने बच्ची को लिया और जिरान के पास बैठ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जिरान हमारे परिवार की भाग्यशाली सितारा है। एक ही बार के कष्ट में उसे बेटा और बेटी दोनों मिल गए, ये तो दूसरों के लिए एक सपने जैसा है। मो परिवार की बहुएं आपस में बहस करने लगी कि उन्हें भी अपनी भतीजी को देखना है। बूढ़ी महिला मो ने उन्हें डांटा ताकि जिरान के आराम में खलल ना पड़े। तुम सब बाहर चलो, जिसे भी बच्ची को देखना है बाहर आकर देखो। मैडम हे ने देखा कि कैसे सब लोग पोती के पीछे दीवाने हो गए हैं।
उन्होंने अपने गोद में मौजूद पोते को और कसकर पकड़ लिया और धीरे से बुदबुदाई, हमारा बड़ा बच्चा सबसे अच्छा है। नानी तुमसे बहुत प्यार करती है। उन्हें डर था कि कहीं पोती के चक्कर में पोते की अनदेखी ना हो जाए। मोजियुए को भी बेटा बेटी होने की खुशी थी, लेकिन उसकी प्राथमिकता अभी भी उसकी पत्नी थी। वह चुपचाप उसके पास बैठा रहा। दाईझाओ कमरे से बाहर निकली, उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उनके जीवन में ये पहली बार था कि उन्होंने सुरक्षित रूप से जुड़वां बच्चों का प्रसव कराया था। ये बात उनके लिए जीवन भर गर्व करने जैसी थी। बाहर मो परिवार की महिलाएं बच्ची को घेर कर खड़ी थीं और उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रही थीं। माँ, मेरी नन्ही भतीजी कितनी सुंदर है। इसकी आंखें और भौहें बिल्कुल नौवीं बहन जिरान जैसी हैं। माँ, क्या मैं भी इसे गोद में ले सकती हूँ? देखो, क्या हमारी भतीजी मुस्कुरा रही है। बूढ़ी महिला मो अपनी गोद में सो रही नन्ही बच्ची के मासूम चेहरे को देख रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उनका दिल पिघल रहा हो। इतने सालों के बाद मो परिवार में नए जीवन का जन्म हुआ था, और वो भी एक साथ दो। उन्हें डर था कि बहुएं आपस में झगड़कर पोती की नींद खराब कर देंगी, इसलिए उन्होंने कड़ाई से डांटा, तुम 9 की 9 बहुओं को उस बड़े बच्चे पोते का भी ख्याल रखना है, सब यहीं भीड़ मत लगाओ। और मन ही मन सोचा, मुझसे मेरी नन्ही पोती को छीनने की कोशिश मत करो। उनके लिए 9वीं बहू और पोता भी उतने ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह इस समय पोती को विशेष रूप से मोकिंग अपने पति को दिखाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहती थीं। जब वे देखेंगे कि परिवार में इतनी प्यारी पोती आई है, तो वे खुशी के मारे नींद में भी मुस्कुरा उठेंगे। उन्हें याद आया कि जब मोहन्युए उनकी बेटी पैदा हुई थी, तब मोकिंग लगभग पूरे दिन रात सोए नहीं थे और अपनी लाडली का ख्याल रखते रहे थे। अगर दरबार के काम ना होते तो शायद वे हर पल उसके पास ही रहते। बड़ी बहू हमेशा अपनी देवानियों के बीच नेतृत्व की भूमिका निभाती थी, इसलिए भले ही वह अपनी नन्ही भतीजी को गोद में लेना चाहती थी, लेकिन इस समय उसे बड़ी तस्वीर देखनी थी। 9वीं बहू ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए उसे स्वस्थ करने के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करनी थी, और इसके लिए उसे खुद टीम का नेतृत्व करना था। बड़ी बहू ने सोते हुए बच्चे को आखिरी बार प्यार से देखा और बाकी बहुओं को लेकर वहां से चली गई। ये देखकर कि अब कोई उनसे पोती के लिए मुकाबला नहीं कर रहा है, बूढ़ी महिला मो भी बच्चे को अपने आंगन में ले जाने के लिए उठी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उनकी मुलाकात दाईझाओ से हुई। एक दाई होने के नाते इनाम पाने के लिए शुभ शब्द बोलना उसके लिए स्वाभाविक था। वैसे भी मो परिवार में पैदा हुए जुड़वां बच्चे वाकई बहुत शुभ थे। ओह, आपको बहुत बहुत बधाई। बहू ने एक साथ पोता और पोती को जन्म दिया है। आप वाकई एक भाग्यशाली महिला हैं। अब से आपके दिन पोते पोतियों के बीच बीतेंगे, कोई आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। अगर पहले का समय होता तो बूढ़ी महिला मो को ऐसी चापलूसी पसंद नहीं आती, लेकिन आज बात अलग थी। दाईझाओ की बातें उन्हें जितनी सुननी मिल रही थीं, उतना ही उन्हें अच्छा लग रहा था। साथ ही उन्हें याद आया कि दाई काफ़ी समय से व्यस्त थी और उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने पहले से ही इनाम के पैसे तैयार रखे थे। अगर वह पोती के मोह में न फंसी होती तो अब तक दे चुकी होती। दाई की शुभ बातें सुनकर उन्होंने न केवल तय किया हुआ इनाम दिया, बल्कि अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त चांदी भी निकालकर उसे दे दी। तुमने भी बहुत मेहनत की है, ये चांदी रखो। जब दाईझाओ ने चांदी देखी तो वह चौंक गई। वह कई टाइल सिल्वर टेल्स थे। उसे पहली बार इतना बड़ा इनाम मिला था। दाईझाओ का चेहरा खुशी से खिल उठा। अब वह बूढ़ी महिला मो को बड़ी बहन के बजाय लेडी मो साहिबा कहकर संबोधित करने लगी। दाईझाओ को विदा करने के बाद बूढ़ी महिला मो अपनी पोती को सीने से लगाए तेजी से अपने आंगन की ओर बढ़ी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, उनके बेटे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। माँ, हमने सुना है कि 9वीं भाभी ने हमें एक भतीजा और एक भतीजी दी है। हमें जल्दी से उन्हें देखने दीजिए। बेटों की उत्सुकता देखकर बूढ़ी महिला मो पीछे हट गईं। अपनी आवाज़ धीमी रखो, अपनी भतीजी को डराओ मत। मो जियाचेंग ने शर्माते हुए अपना हाथ खुजलाया। माँ, हम बस एक नज़र देखना चाहते हैं और वादा करते हैं कि शोर नहीं मचाएंगे। ये कहते हुए सभी भाई धीरे धीरे आगे बढ़े। बूढ़ी महिला मो ने अनिच्छा से बच्ची के कंबल का कोना उठाया और चेतावनी दी, सावधानी से देखना, अगर तुम्हारे इन खुरदरे हाथों ने मेरी प्यारी पोती को चोट पहुंचाई तो याद रखना मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफ़ी मंगवाऊंगी। नीलिंग टू रिपेंट। बचपन में यह उनकी सबसे बड़ी सजा हुआ करती थी। सालों बाद माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर भाई समझ गए कि माँ अपनी पोती को लेकर कितनी सुरक्षात्मक हैं। कंबल हत्ते ही भाइयों का दिल पिघल गया। माँ, ये हमारी भतीजी है या भतीजा? मो चोंग्युआन ने धीरे से पूछा। बूढ़ी महिला मो ने गर्व से कहा, इतनी सुंदर है, जाहिर है तुम्हारी भतीजी है। वाकई बहुत सुंदर है, ये तो बचपन की हन्युए से भी ज्यादा प्यारी है। मो जियाचेंग ने बोलते बोलते बच्ची के गुलाबी गाल को छूने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसका हाथ झटक दिया। दूर हटो, अपने खुरदरे हाथों से मेरी पोती को मत छुओ। जियाचेंग डरकर पीछे हट गया, पर उसका मन नहीं माना। शादी के इतने साल बाद भी उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह इस नई पीढ़ी पर प्यार लुटाने के लिए बेताब था।
जब माँ कंबल ठीक करने लगी तो जियाचेंग ने अचानक बच्ची को उनकी गोद से उठा लिया। माँ, आप अब बूढ़ी हो गई हैं, आपके पास ताकत नहीं है। बेहतर होगा कि मैं इसे पकड़ूं। ये देखकर बाकी भाई भी उत्साहित हो गए। दूसरे भाई, थोड़ी देर बाद मुझे भी देना। हाँ, हम बारी बारी से भतीजी को गोद लेंगे। बूढ़ी महिला मो समझ नहीं पा रही थी कि हंसें या रोएं। यह अच्छी बात थी कि सब बच्ची को प्यार कर रहे थे, लेकिन उन्हें खुद अभी पोती को जी भरकर निहारने का समय नहीं मिला था। जियाचेंग, जल्दी से बच्ची मुझे वापस दो। तुम बहुत अनाड़ी हो, कहीं उसे चोट न लग जाए। इससे पहले कि उनकी बात पूरी होती, उन्होंने बेटों को धक्का देकर जियाचेंग की गोद से अपनी पोती को वापस छीन लिया और बिना रुके तेजी से अपने आंगन की ओर भाग गईं। भाइयों ने देखा कि माँ उनकी नन्ही भतीजी को ले गई हैं, तो वे जल्दी से उनके पीछे हो लिए। आखिर जब तक वे माँ के साथ रहेंगे, उन्हें इतने प्यारे बच्चे को देखने का मौका मिलता रहेगा। इस समय दाबाओ बड़ा बच्चा पोता अपनी नानी की गोद में चैन से सो रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसके जन्म लेते ही उसकी छोटी बहन ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हेजिरान बार बार अपने जुड़वां बच्चों को देखने के बारे में सोच रही थी। उसे लगा कि अगर वह थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लेगी तो जल्द ही उन्हें देख पाएगी। अत्यधिक थकान के कारण आंखें बंद करते ही वह गहरी नींद में सो गई। हेजिमिंग कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था। जब उसकी माँ दाबाओ को बाहर लेकर आई तो उसने उसे देखा। एक विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते उसने पहले भी कई नवजात बच्चे देखे थे, लेकिन जिमिंग को लगा कि अगर वह खून के रिश्ते को किनारे भी रख दे तो भी उसका नन्हा भतीजा दिखने में अब तक का सबसे सुंदर बच्चा था। जिमिंग ने आगे बढ़कर कहा, माँ, मुझे इसे गोद में लेने दीजिए। बूढ़ी महिला मो के विपरीत मैडम हे ने झिझकते हुए दाबाओ को जिमिंग की गोद में सौंप दिया, लेकिन चेतावनी देना नहीं भूली, सावधान रहना, बहुत सावधानी से पकड़ना। हेजिमिंग अपनी माँ की याद दिलाने के बिना भी सावधान रहता। ये वह खजाना था जिसे उसकी बहन ने इतने कष्ट सहकर जन्म दिया था। दाबाओ को पकड़ते ही जिमिंग का दिल पसीज गया। यह उसका नन्हा भतीजा था जो पहली नज़र में ही दिल जीत ले। माँ, उत्साह में हमने अभी तक इसका वजन नहीं किया है। मैडम हे ने अपना माथा पीटा। देखो तो, मैं कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ कि इतनी ज़रूरी बात भूल गई। उन्होंने बगल के कमरे में रखे तराजू पर बच्चे को रखा। मैडम हे सुखद आश्चर्यचकित थी। इसका वजन 6 पाउंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना गोल मटोल दिख रहा है। ये कहते हुए मैडम हे की आंखें फिर नम हो गईं। जिरान ने वाकई बहुत सहा है। जिमिंग ने उन्हें सांत्वना दी कि अब सब ठीक है और वह जिरान की सेहत सुधारने में पूरी मदद करेगा। मोजिए भी यही सोच रहा था कि सौभाग्य से जिमिंग यहाँ मौजूद था। जब जिरान को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी तब वह घबरा गया था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह सफलतापूर्वक सिजेरियन सी सेक्शन कर पाएगा। अब वह कुछ नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि बच्चों को देखना भी नहीं। वह बस जिरान का हाथ थामे उसे प्यार से निहार रहा था। बूढ़ी महिला मो को उनके बेटों का दल उनके आंगन तक छोड़कर आया। मो किंग जियुए के पिता ने खुशखबरी सुन ली थी। दुर्भाग्य से वह चल नहीं सकते थे, इसलिए जियुए के आंगन के बाहर इंतजार नहीं कर पाए थे। लेकिन वह अपने पोता पोती को देखने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने पहली बार उन बैसाखियों का उपयोग करने का फैसला किया जो उनकी बहू ने उनके लिए बनवाई थीं। शायद उनके दिल की तड़प ही थी कि वह बैसाखियों के सहारे खड़े होने में सफल रहे। उन्होंने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी गोद में एक नन्हा बच्चा लिए बेटों के साथ आ रही हैं। मो जुनरुई और मो युनफेंग दौड़कर उनके पास पहुंचे। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। पिताजी, आप खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं। इस समय मो किंग का ध्यान अपने बेटों पर नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की गोद में रखे उस छोटे से जीव पर था। क्या यह मेरा पोता है? मो किंग को खड़ा देख बूढ़ी महिला मो भी उतनी ही खुश थीं। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, आप खड़े हो सकते हैं। ये कितना अद्भुत है। पिताजी, माँ, हमारे मो परिवार में वाकई दोहरी खुशी आई है। 9वें भाई और बहू ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया और पिताजी फिर से खड़े हो गए, दूसरे भाई ने उत्साह से कहा। 5वें भाई ने मुस्कुराते हुए सुधारा, दूसरे भाई, आप गलत हैं। 2 बच्चों का जन्म दोहरी खुशी है और पिताजी का खड़ा होना इसे तिरी खुशी, ट्रिपल जॉय बनाता है। मो किंग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। बातें बंद करो, पहले मुझे मेरा पोता दिखाओ। बूढ़ी महिला मो उन्हें कमरे के भीतर ले गई और बच्ची को उनके पास लिटाया। ये हमारी पोती है, ये दोनों बच्चों में छोटी है। मो किंग ने गर्दन झुकाकर देखा। उनके चेहरे की बेचैनी गायब हो गई और आंखों में कोमलता भर गई। कितनी सुंदर बच्ची है, ये तो हमारी हन्यंग से भी ज्यादा प्यारी है। बूढ़ी महिला मो ने चुटकी ली, बेशक, जब माता पिता इतने सुंदर हों तो बच्चा सुंदर क्यों नहीं होगा? मो किंग थोड़े चिढ़ गए, क्या तुम कह रही हो कि मैं बदसूरत हूँ? जवानी में मैं भी बहुत प्रभावशाली था। बूढ़ी महिला मो पीछे नहीं हटी, आप बदसूरत नहीं हैं, लेकिन आप जियुए जितने सुंदर भी नहीं हैं और मैं जिरान जितनी सुंदर नहीं हूँ। क्या ये सच नहीं है? मो किंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि यह सच था।
वह चुप हो गए और अपनी नन्ही पोती को निहारते रहे। इस समय सभी भाई एरबाव दूसरी बच्ची को और भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। उसका नन्हा चेहरा मांसल और गोलमटोल था। माँ, हमारी नन्ही भतीजी का वजन कितना है? बेटे के पूछने पर बूढ़ी महिला मो को याद आया कि वह अपनी लाडली पोती को गोद में लेने में इतनी मगन थी कि उसे तौलना ही भूल गईं। मोजियाचेंग अपनी माँ के चेहरे के भाव देखकर समझ गया कि वह वजन करना भूल गई हैं। माँ, मेरे आंगन में तराजू है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वजन करने के बाद सब हंस पड़े। मुझे पता था, मेरी प्यारी पोती गोद में भारी महसूस हो रही थी। ये वाकई काफ़ी स्वस्थ है, 5 कट्टी और 9 ताइल। प्राचीन चीन की माप के अनुसार यह एक नवजात के लिए बहुत अच्छा वजन माना जाता था। बूढ़ी महिला मो जहाँ एक ओर खुश थी, वहीं दूसरी ओर हे झिरान के लिए दुखी भी थीं। जुड़वां बच्चों का वजन आमतौर पर कम होता है, लेकिन झिरान ने इतने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था, जिसका मतलब था कि उसने बहुत कष्ट सहा होगा। उन्होंने सोचा कि उनके पोते पोती अपने साथ खुशियां लेकर आए हैं, तभी तो उनके अपाहिज दादा मोकिंग आज बैसाखी के सहारे खड़े होने में सफल रहे। बूढ़ी महिला मो ने अपनी पोती को निहारते हुए कहा, महाराज, हमारे मो परिवार में हमेशा पुरुषों की संख्या अधिक रही है। ये नन्ही पोती हमारे परिवार की आंखों का तारा, हथेली का मोती होगी। हमें इसका एक बहुत ही सुंदर नाम रखना चाहिए। दाशुन साम्राज्य में परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग ही बच्चों का नाम रखता था। बूढ़ी महिला मोकिंग को याद दिला रही थी कि उन्हें अब नाम सोचना चाहिए। मोकिंग अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब से मो परिवार के फैसले मो जिये और उसकी पत्नी ही लेंगे। वह अपनी बहू की बुद्धिमानी के कायल थे और नाम रखने के मामले में अपनी वरिष्ठता नहीं थोपना चाहते थे। उन्होंने कहा, बच्चों के औपचारिक ऑफिशियल नाम तो उनके माता पिता ही तय करेंगे। मैं बस उनके पुकार के नाम, मिल्क नेम्स, सुझा देता हूँ। सब इस बात से सहमत हो गए। मोकिंग ने अपनी बगल में सो रही पोती को प्यार से देखा और कहा, मैंने अभी कहा कि वह हमारे परिवार की आंखों का तारा है, इसलिए उसका पुकार का नाम मिंगजू, चमकता मोती होगा। मिंगजू, कितना सुंदर नाम है, कीमती और मजबूत। मो परिवार की बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए, मो चोंग्युआन ने समर्थन किया। मोकिंग ने अभी तक अपने पोते को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन अपनी पत्नी के वर्णन के आधार पर उन्होंने कहा, हमारे पोते का पुकार का नाम जू खंभाक पिलर होगा। जू। बूढ़ी महिला मो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि पोती के लिए इतना सुंदर नाम और पोते के लिए इतना साधारण। मोकिंग ने अपनी पत्नी की गलतफहमी दूर करते हुए समझाया, मैं अपने पोते से भी उतना ही प्यार करता हूँ। वह मो परिवार की अगली पीढ़ी का सबसे बड़ा पोता है। मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वह अगली पीढ़ी का आधार स्तंभ, पिलर बनेगा। हालांकि जू नाम बहुत ही साधारण था, जैसे गांव के अन्य बच्चों का होता है, फिर भी बूढ़ी महिला मो ने अपने पति की खुशी के लिए विरोध नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यह तो बस घर में बुलाने का नाम है, असली नाम तो बाद में रखा ही जाएगा। वहीं मो भाइयों ने गौर किया कि उनके माता पिता बेटी मिंगजू को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं। उन्हें लगा कि मो परिवार के बुजुर्गों को बेटों से ज्यादा बेटियां पसंद हैं। अपने नन्हे भतीजे के प्रति सहानुभूति महसूस करते हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उसका भी वही हाल होगा जो उनका अपनी बहन हन्यन के समय हुआ था, सभी भाई उसे देखने के लिए मो जिये के आंगन की ओर दौड़ पड़े। वे नहीं चाहते थे कि उनका भतीजा खुद को उपेक्षित महसूस करे। आंगन में कदमों की आहट सुनकर मो जिये बाहर आया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया ताकि झिरान की नींद खराब ना हो। नौवे भाई, हमारा नन्हा भतीजा कहाँ है? दूसरे भाई की आंखों में एक अजीब सी दया थी। जियुए ने बिना ध्यान दिए कहा, मेरी सास उसे बगल वाले कमरे में ले गई हैं। जैसे ही भाई उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि हे जिमिंग झिरान का भाई दाबाओ को गोद में लिए हुए है और उसकी आंखों में अगाध प्रेम है। इतने सारे लोगों को एक साथ अंदर घुसते देख जिमिंग एक पल के लिए दंग रह गया और उसने अनैच्छिक रूप से बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। हेजिमिंग अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही मो भाई यहाँ आएंगे, नन्हा भतीजा अब सिर्फ उसका नहीं रह जाएगा। हालांकि वह उसे अपने पास ही रखना चाहता था, फिर भी उसने शालीनता दिखाई। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। चूंकि मो भाई उससे उम्र में बड़े थे, इसलिए उसने अपनी बहन और बहनोई की तरह ही उन्हें भाई कहकर संबोधित किया। हम सब एक ही परिवार हैं, बड़े भाई ही को शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, बड़े भाई मो ने कहा और फिर अधीर होकर बच्चे की ओर लपके। हालांकि जिमिंग दूसरों को अपना भतीजा सौंपने में थोड़ा झिझक रहा था, पर वह समझता था कि ये सब बच्चे के सगे चाचा हैं। उसने अनिच्छा से बच्चे को बड़े भाई मो को सौंप दिया। बड़े भाई, जरा धीरे से, जिमिंग ने याद दिलाया। उसे पता था कि मो परिवार के पुरुष योद्धा हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, कहीं अनजाने में बच्चे को चोट न लग जाए। बड़े भाई मो को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। वह जानते थे कि उनके हाथ बहुत भारी हैं, इसलिए उन्होंने जिमिंग से भी ज्यादा सावधानी से बच्चे को पकड़ा। बाकी भाई भी नन्हे भतीजे के चारों ओर जमा हो गए। बड़े भाई, हमारा भतीजा कितना प्यारा है, मो चोंग्युआन ने प्यार से कहा। हाँ, ये बच्चा वाकई बहुत सुंदर है, जियुए के जन्म के समय से भी कहीं ज्यादा बेहतर दिखता है, बड़े भाई ने कहा।
फिर उन्होंने जियुए की ओर मुड़कर कहा, जियुए, पिताजी ने दोनों बच्चों के पुकार के नाम मिल्क नेम्स रख दिए हैं। जियुए को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बड़ों द्वारा नाम रखना एक पुरानी परंपरा थी। बड़े भाई, पिताजी ने क्या नाम रखे हैं? दूसरे भाई ने आह भरते हुए कहा, पता नहीं पिताजी क्या सोच रहे थे। हमारी नन्ही भतीजी का नाम मिंगजू, चमकता मोती, रखा गया है, जो सुनने में बहुत प्यारा है। वह वाकई मो परिवार की आंखों का तारा है। फिर उन्होंने बड़े भाई की गोद में सो रहे भतीजे को दयाभाव से देखा। बेचारा बच्चा, इसका नाम जू खम्भा रखा गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही साधारण नाम है जैसे यहाँ शीलिंग गांव के बच्चों के होते हैं। चूंकि वे राजधानी के रईस घरानों के बीच पले बड़े थे, उन्होंने कभी किसी बड़े परिवार के बच्चे का ऐसा नाम नहीं सुना था। बड़े भाई ने जियुए को समझाते हुए कहा, जियुए, पिताजी का मानना है कि तुम्हारा बड़ा बेटा मो परिवार का अगला आधार स्तंभ पिलर बनेगा, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया है। ये तो बस घर का नाम है, तुम और तुम्हारी पत्नी बाद में इसका कोई अच्छा औपचारिक नाम रख सकते हो। जियुए के लिए नाम मायने नहीं रखता था, बस उसके बच्चे स्वस्थ रहें। अगर पिताजी को ये ठीक लगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। घर का नाम बस बोलने में आसान होना चाहिए। भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि जियुए को जरा भी अंदाजा नहीं है कि पिताजी बेटी को बेटे से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। खैर, उन्होंने तय किया कि वे चाचा होने के नाते अपने भतीजे पर खूब प्यार लुटाएंगे। जियुए वापस है झिरान के पास आ गया। झिरान की नींद अक्सर कच्ची होती थी, पर थकान की वजह से वह गहरी नींद में थी। जैसे ही जियुए बिस्तर के पास पहुंचा, उसने आंखें खोल दीं। रान, तुम जाग गई। जियुए तुरंत उसकी ओर लपका। झिरान ने उठने की कोशिश की तो जियुए ने उसे सहारा दिया। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? क्या तुम भूखी हो? मैं ए से कहकर कुछ बनवाता हूँ। झिरान ने मना किया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। बच्चे कहाँ हैं? मिंगजू को माँ पिताजी को दिखाने ले गई हैं। और जू अपनी नानी के पास बगल वाले कमरे में है। जियुए मुस्कुराया, मिंगजू और जू हमारे बच्चों के घर के नाम हैं। झिरान मुस्कुरा दी। क्या तुमने रखे हैं? पिताजी ने रखे हैं। उन्होंने कहा कि जू हमारा बड़ा पोता है और भविष्य में परिवार का स्तंभ बनेगा। जियुए को डर था कि शायद झिरान को बेटे का नाम पसंद न आए, इसलिए वह सफाई देने लगा। पर झिरान को बुरा नहीं लगा। उसने अक्सर सुना था कि बच्चों के मामूली नाम रखने से उन्हें बुरी नज़र नहीं लगती और वे अच्छे से पलते हैं। उसे अब बस अपने बच्चों को देखना था, क्योंकि उन्हें पैदा हुए कई घंटे बीत चुके थे और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया था। झिरान ने महसूस किया कि उसका दूध अभी उतरना शुरू नहीं हुआ है। सौभाग्य से उसने पहले ही ताओबाओ से नवजात शिशुओं के लिए फॉर्मूला दूध मिल्क पाउडर खरीद कर रखा था। प्रिय, बच्चे अब भूखे होंगे। जियुए थोड़ा चिंतित हुआ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आंगन से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बूढ़ी महिला मिंगजू को लेकर तेजी से आ रही थी। जियुए, क्या झिरान जाग गई? मिंगजू भूख के मारे रो रही है। तभी मैडम हे भी दूसरे कमरे से जू को लेकर बाहर आई। मुझे लगता है जू भी भूखा है। वह रो तो नहीं रहा, पर उसका छोटा सा मुंह लगातार चल रहा है। जियुए ने सोचा था कि वह दोनों बच्चों को पकड़कर कमरे में ले जाएगा और फिर अपनी पत्नी के साथ स्पेस में जाकर उन्हें फॉर्मूला दूध पिला देगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सास से जू को गोद में लिया, वह घबरा गया। बच्चा इतना नाजुक था कि उसे लगा कहीं वह उसे चोट न पहुंचा दे। हारकर उसे अपनी माँ और सास को बच्चों के साथ कमरे के भीतर आने देना पड़ा। मिंगजू अभी भी जोर जोर से रो रही थी। बूढ़ी महिला ने तुरंत उसे झिरान की गोद में दे दिया। रान, मिंगजू भूखी है, जल्दी इसे दूध पिलाओ। प्रसव से 1 महीने पहले बूढ़ी महिला ने एक वेट नर्स रखने का सुझाव दिया था, लेकिन झिरान ने मना कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि वह खुद अपने बच्चों को स्तनपान कराएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके पास ताओबाओ से मंगाया हुआ फॉर्मूला दूध तो था ही। झिरान ने इस युग में वेट नर्स रखने की प्रथा को पूरी तरह नकारा नहीं था, लेकिन आधुनिक युग की आत्मा होने के नाते उसे लगता था कि माता पिता और बच्चों के बीच का लगाव उन्हें खुद पालने से शुरू होना चाहिए। एक बार धाय रख ली जाए तो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा धाय पर निर्भर हो जाता है, जो उसे पसंद नहीं था। इसके अलावा अगर सही ब्रांड का फॉर्मूला दूध चुना जाए तो उसका पोषण स्तनपान से भी बेहतर हो सकता है। झिरान ने अपनी छाती की ओर देखा और फीकी मुस्कान के साथ कहा, माँ, शायद अभी मेरा दूध नहीं उतरा है। बूढ़ी महिला घबरा गईं। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी और धाय का इंतजार करना चाहिए था। उन्हें डर था कि कहीं उनके पोता पोती भूखे न रह जाएं। वह बाहर जाने लगी। मैं गांव में पता करती हूँ कि किस परिवार में अभी प्रसव हुआ है, ताकि कोई मदद के लिए आ सके। झिरान ने तुरंत उन्हें रोका। माँ, अभी चिंता मत कीजिए, मेरे और पतिदेव के पास इसकी तैयारी है। जियुए ने बात संभाली। माँ, क्या आप भूल गईं कि हमारे रैंच ब्रांच पर कितनी सारी दुधारू गायें हैं? उसने झूठ बोलते हुए कहा कि आज सुबह ही एक गाय ने दूध देना शुरू किया है और झिरान ने उस दूध को नवजात शिशुओं के लिए सुरक्षित बनाने का तरीका सीखा है।
जीयूए का मुख्य उद्देश्य दोनों माताओं को कमरे से बाहर भेजना था ताकि वे बच्चों को पहली बार स्पेस में ले जाकर खाना खिला सकें। बूढ़ी महिला मो को लगा कि पति पत्नी खुद जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मैडम हे को भी बाहर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों माताओं के जाने के बाद जियूए ने जू को और जिरान ने मिंगजू को गोद में लिया। कमरे के बंद और उमस भरे वातावरण के विपरीत जैसे ही वे चारों स्पेस में पहुंचे, वहां के सुखद तापमान ने बच्चों को शांत कर दिया। जिरान ने अपनी सोच से ताओबाओ से खरीदे गए सुंदर पालने क्रिब्स प्रकट किए। जियूए बच्चों के लिए दूध पाउडर तैयार करने के लिए मेडिकल रूम की ओर गया। इसी बीच बांस के जंगल में खेल रहे राइस बॉल जिरान का पालतू पांडा जानवर ने आहट सुनी। काफी समय से जिरान स्पेस में नहीं आई थी, इसलिए वह खुशी खुशी अपनी छोटी टांगों से दौड़ता हुआ आया। लेकिन पास पहुंचते ही उसे अजनबी गंध महसूस हुई और वह जिरान से 1 मीटर दूर ही रुक गया। उसने अपनी गोल आंखों से उन दो नन्हे मिल्क डॉल्स बच्चों को देखा। जिरान ने मुस्कुराते हुए राइस बॉल को पास बुलाया और जू को दिखाते हुए समझाया, राइस बॉल देखो, ये मेरे बच्चे हैं। ये पहले मेरे पेट के अंदर थे और अब पैदा हो गए हैं। राइस बॉल ने कुछ आवाज़ें निकालीं। जिरान अब उसकी आवाज़ों का मतलब समझने लगी थी। वह खुश था। जिरान ने उसे चेतावनी दी, राइस बॉल तुम्हें थोड़ा धीरे रहना होगा। वे सो रहे हैं, अगर वे जाग गए तो रोने लगेंगे। राइस बॉल जवाब में फिर से आवाज़ निकालने ही वाला था कि उसे अपनी स्वामिनी की बात याद आ गई और उसने खुद को शांत रखा। हालांकि राइस बॉल पांडा को जल्द ही कुछ एहसास हुआ। उसने अपने 2 रोएदार काले हाथों से अपना मुंह ढक लिया और उस आवाज़ को ज़बरदस्ती अंदर ही रोक लिया जो निकलने ही वाली थी। राइस बॉल को इतना आज्ञाकारी देखकर हे जिरान को राहत मिली और उसने उसके सिर को थपथपाया। अपनी स्वामिनी का प्यार पाकर राइस बॉल फिर से जीवंत हो गया। वह फुर्ती से आगे बढ़ा, जिरान के पैरों से चिपक गया और अपनी गर्दन ऊंची करके उसकी गोद में मौजूद नन्हे बच्चे को देखने लगा। देखते देखते उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी जीभ बाहर निकाली। जिरान समझ गई कि राइस बॉल जू को पसंद कर रहा है, लेकिन अभी वह इतना छोटा था कि राइस बॉल का ये लाड़ उसके लिए सही नहीं था। राइस बॉल ऐसा नहीं कर सकते, वह अभी बहुत छोटा है। राइस बॉल थोड़ा उदास होकर रुक गया, पर जल्द ही उसने अपना लक्ष्य बदल लिया। वह मिंगजू के पालने पर चढ़ गया और अपना गोल-मटोल सिर झुकाकर उसे गौर से देखने लगा। मोजिए दूध का पाउडर लेकर वापस आया। हालांकि इसका फॉर्मूला अलग था, पर इसकी खुशबू वैसी ही थी जैसी राइस बॉल पीता था। राइस बॉल समझ गया कि ये बोतलें बच्चों के लिए हैं। पुराने दिनों में वह जियूए की टांगों से चिपक जाता, पर आज उसने जब्त किया और सिर्फ ललचाई नजरों से देखता रहा। जियूए ने उसके सिर को सहलाया, राइस बॉल तुम्हारा दूध थोड़ा इंतजार कर सकता है। पिता होने के नाते वह खुद बच्चों को दूध पिलाना चाहता था क्योंकि जिरान अभी बहुत कमज़ोर थी। राइस बॉल आज्ञाकारी होकर एक तरफ बैठ गया। जियूए ने दोनों हाथों में बोतलें थोमी और बच्चों को पिलाने लगा। ये देखकर राइस बॉल से रहा नहीं गया। वह जू के बिस्तर पर चढ़ा और जियूए के हाथ से दूध की बोतल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा और जियूए ने धीरे से बोतल राइस बॉल को सौंप दी। राइस बॉल ने अपने रोएदार पंजों से बोतल को इतनी मजबूती और सही कोण पर पकड़ा कि वह जरा भी नहीं हिली। ये नज़ारा देखकर दोनों हंस पड़े। जब बच्चे सो गए तो हे जिरान ने कहा, बच्चों को दूध पिलाने के लिए बार बार स्पेस में भागना कोई स्थायी समाधान नहीं है। मोजिए के मन में भी यही चल रहा था। उसने सुझाव दिया, क्यों न हम दूध पाउडर की पैकिंग बदलकर उसे स्पेस से बाहर ले चलें। जिरान ने चिंतित होकर पूछा, पर हम ये कैसे समझाएंगे कि यह पाउडर कहाँ से आया। जियूए ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने ध्यान दिया जब हमने दोनों माताओं को बाहर जाने को कहा था। माँ, बूढ़ी महिला मो ने निश्चित रूप से कुछ महसूस किया होगा। इसीलिए जब तुम्हारी माँ हिचकिचा रही थी तो माँ उन्हें बाहर ले गईं और मुझे एक भरोसेमंद नज़र से देखा। क्या तुम्हारा मतलब है कि माँ को मेरा रहस्य पता चल गया है। जिरान को विश्वास नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं कि सब पता हो, पर वे इतना जानती हैं कि हमारा व्यवहार अक्सर रहस्यमय होता है। लेकिन माँ कभी कुछ पूछेगी नहीं, जियूए ने समझाया। जियूए ने आगे एक बड़ा व्यापारिक विचार साझा किया, हमारा रैंच ब्रांच है, गायें हैं। दूध को स्टोर करना मुश्किल है, पर स्पेस की मशीन से हम उसे पाउडर बना सकते हैं। हम मिल्क पाउडर का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दाशुन साम्राज्य में दूध बहुत महंगा और दुर्लभ है। अगर हम पाउडर बनाना सीख लें तो मो परिवार को बहुत बड़ा मुनाफा होगा। जिरान अपने पति की व्यापारिक सूझबूझ देखकर दंग रह गई। उसने तय किया कि वह ताओबाओ से दूध पाउडर बनाने की विधि वाली किताब खरीदेगी और वे खुद की वर्कशॉप खोलेंगे। बाहर किसी के आने की आहट सुनकर वे तुरंत स्पेस से बाहर आ गए। जिरान ने दूध पाउडर को बांस की नलियों बैम्बू ट्यूब्स में भर लिया था। जैसे ही वे कमरे में प्रकट हुए, दरवाज़ा खटखटाया गया। लैनेर और मैडम हे अंदर आईं। लैनेर बाजरे का दलिया और अंडे लेकर आई थी। मैडम हे ने पास आकर पूछा, रानरान, क्या बच्चों का पेट भर गया।
झिरान ने कांच की खाली बोतलें अपनी मां को दिखाईं। उसने कांच की बोतलें बाहर निकालने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि अब मो परिवार में कांच की खिड़कियां आम थीं और विदेशी व्यापारियों का नाम लेकर वे इसे आसानी से समझा सकते थे। मैडम हे बोतलों को देखकर थोड़ा हैरान थीं, पर अपनी बेटी और बच्चों को सुरक्षित देखकर उनका ध्यान खाने और आराम पर चला गया। उम्मीद के मुताबिक दूध की बोतल देखकर एक पल के लिए हैरान होने के बाद मैडम हे ने बात समझ ली। उन्हें लगा कि वह पारभासी चीनी मिट्टी पोर्सिलेन की बनी कोई कीमती बोतल है। उन्होंने बस इतना सोचा कि यह बोतल मूल्यवान है और कोई अन्य संदेह नहीं किया। वैसे भी उनके दोनों नन्हे पोता पोती का पेट भर चुका था और एक नानी के रूप में वे संतुष्ट थीं। उस रात जुड़वा बच्चों के जन्म की खुशी में पूरा मो परिवार मगन था। इतना ही नहीं, ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि हे झिरान ने सुरक्षित रूप से एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है। अगली सुबह ग्रामीण मो परिवार को बधाई देने के लिए अंडे और स्थानीय उपहार लेकर आने लगे। फैंग चुवानजू, जीतियानहाई, हुकांग और कॉन्सर्ट डी भी आए। उनके उपहार ग्रामीणों के मुकाबले कहीं अधिक कीमती थे। ग्रामीण नहीं जानते थे, लेकिन ये लोग जानते थे कि मो परिवार पर जैसे कोई श्राप था। इतने बेटों की शादी के बावजूद किसी के घर संतान नहीं हुई थी। अब हे झिरान ने जुड़वा बच्चों को जन्म देकर उस अघोषित दुख को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। बूढ़ी महिला मो लगातार प्रशंसा कर रही थी कि उनकी 9वीं बहू बड़े भाग्य वाली है, जिसने एक ही बार में शुभता एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है। वंशजों के आने से मो परिवार को अपने भविष्य के लिए और भी उम्मीदें मिल गई थीं। जब बच्चों के सिर मुंडन हेड शेविंग सेरेमनी का दिन आया तो मो परिवार में काफ़ी चहल पहल थी। उत्सव के बाद बच्चों को वापस हे झिरान के पास लाया गया। मेहमानों के जाते ही 7वां बेटा मो युवान से, जो पुरानी सेना की तलाश में दक्षिण गया था, वापस लौट आया। वह अकेला आया था। घर से बाहर निकलते खुश मेहमानों को देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि परिवार में कुछ शुभ हुआ है। मो युवान से तेजी से अंदर गया। बड़े और दूसरे भाई ने धूल से लथपथ 7वें भाई का स्वागत किया। जल्द ही मो चौहान, जो अपनी ड्यूटी पर बाहर था, को छोड़कर मो परिवार के सभी पुरुष मुख्य भवन में एकत्र हुए। मो युवान से ने माता पिता को प्रणाम किया और उत्साह से कहा, मेरी दक्षिण की यात्रा सफल रही। मैं अपने 900 भाइयों सैनिकों को वापस ले आया हूँ। मैंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें साधारण नागरिकों के भेष में अलग अलग रास्तों से गांव के पश्चिमी हिस्से में आने को कहा है। मो किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्होंने दूसरे बेटे मो जियाचेंग को निर्देश दिया कि वह उन्हें पहाड़ों पर बने मोबाइल घरों, जो जियुए ने पहले ही स्थापित किए थे, में रहने की व्यवस्था करे। मो युवान से ने पूछा, पिताजी, मैंने घर में काफ़ी मेहमानों को देखा। क्या कोई उत्सव था? बूढ़ी महिला मो मुस्कुराई, तुमने 2 बड़ी खुशियां मिस कर दीं। एक तो हन्युए की शादी और दूसरा तुम्हारी 9वीं भाभी ने हमें एक पोता झू और एक पोती मिंगजू दी है। मो युवान से ने खुशी में जियुए के कंधे पर जोर से हाथ मारा। वाह छोटे भाई, तुमने हमारे मो परिवार का वंश आगे बढ़ाया, बहुत प्रभावशाली। जियुए ने मुस्कुराते हुए कहा, 7वें भाई झिरान ने बाकी भाभियों को भी स्वास्थ्यवर्धक दवा दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही हमारे परिवार में और भी बच्चे होंगे। उसे अपनी पत्नी के हुनर पर पूरा भरोसा था। भाभियां कमरे के बाहर खड़ी यह सब सुन रही थीं। जब जियुए ने दवा और बच्चों की बात की तो दूसरी भाभी सेकंड सिस्टर इन लॉ खुद को रोक नहीं पाईं। उन्होंने दरवाजे के पास आकर जोर से पूछा, 9वें भाई, तुम सिर्फ 7वें भाई को तसल्ली तो नहीं दे रहे थे न? आखिर उन्हें दवा लिए काफ़ी समय हो गया था और अभी तक कोई शुभ संकेत नहीं मिला था। जियुए ने जवाब दिया, असंभव। रानारान की चिकित्सा कला सबके सामने है। अगर उसने कहा है कि जहर का असर खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से होगा। तभी अचानक बाहर खड़ी महिलाओं के बीच शोर मच गया। छठी भाभी, क्या हुआ? जल्दी जागो। छठी भाभी, छठी भाभी। सब आंगन की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि छठी भाभी सिक्स्थ सिस्टर इन लॉ का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद थीं और वह बड़ी भाभी की गोद में बेहोश पड़ी थीं। छठा भाई तुरंत अपनी पत्नी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। वह बहुत चिंतित था। उसने जियुए की ओर देखते हुए कहा, 9वें भाई, मुझे पता है कि 9वीं बहू अभी अपने प्रसव के बाद के विश्राम कन्फाइनमेंट पीरियड में है, लेकिन क्या तुम उससे छठी भाभी को एक बार देखने की विनती कर सकते हो? गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और छठी भाभी की हालत देखकर सब घबरा गए थे। मो जियुए को प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला कि छठे बड़े भाई अपनी पत्नी को गोद में लेकर लाइटनेस कुंफू के साथ तेजी से निकल गए। जियुए उनके पीछे भागे और बाकी महिलाएं भी चिंतित होकर उनके पीछे दौड़ीं। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित छठे भाई सबसे पहले मो जियुए के आंगन में पहुंचे। फिर भी उन्होंने समझदारी दिखाई और लैन एयर को पहले भीतर जाकर सूचना देने को कहा। जल्द ही हे झिरान बाहर आईं। हालांकि वह अभी प्रसव के बाद के विश्राम में थी, लेकिन उनकी सेहत काफ़ी सुधर चुकी थी। जब उन्होंने छठे भाई को अपनी बेहोश पत्नी को पकड़े देखा तो वह तुरंत एक तरफ हट गईं। छठे भाई, जल्दी से भाभी को बिस्तर पर ले चलिए।
अपनी पत्नी की हालत देख छठा भाई ये भी भूल गया कि यह जिरान का प्रसव कक्ष है और उसने उन्हें सीधे जिरान के बिस्तर पर लिटा दिया। इस बीच बिस्तर के एक कोने में सो रहे दोनों नन्हे बच्चे इस शोर शराबे से जागे नहीं। हे जिरान ने छठी भाभी की नाड़ी जांची। थोड़ी ही देर बाद वह मुस्कुराते हुए खड़ी हो गईं। छठी भाभी बिल्कुल ठीक हैं। ठीक हैं। छठा भाई चकित रह गया। वह बेहोश हैं, फिर वह ठीक कैसे हो सकती हैं? बाकी सब भी उलझन में जिरान को देखने लगे। जिरान ने शांति से कहा, छठी भाभी गर्भवती हैं, लगभग 1 महीना हो चुका है। उनका बेहोश होना गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों और शरीर में खून की कमी चीन ब्लड डेफिशिएंसी के कारण है। ये सुनकर छठा भाई काफी देर तक सुन्न खड़ा रहा। बहन, क्या तुम कह रही हो कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है? जिरान ने सिर हिलाया। बिल्कुल, वह थोड़ी देर में जाग जाएंगी। मैं यूए से उनके लिए कुछ पौष्टिक भोजन बनवाने को कहूंगी। मो परिवार में अब कोई भी जिरान की बातों पर संदेह नहीं करता था, विशेष रूप से दूसरी भाभी जो खुद मां बनने के लिए बहुत बेताब थीं। अब छठी भाभी को गर्भवती देख उन्हें विश्वास हो गया कि उनका दिन भी जल्द ही आएगा। मो परिवार की सभी बहुओं की आंखें नम हो गईं। शादी के 10 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी वे अपनी संतान के लिए तरस रही थीं। दूसरी भाभी ने उत्साह में अपना हाथ आगे बढ़ाया। नौवीं बहन, जरा मेरी नाड़ी भी देख लो। हम सब ने एक साथ जहर का काट एंटीडोट खाया था, तो समय भी आसपास ही होना चाहिए। जिरान ने मुस्कुराकर उनकी नाड़ी जांची और कहा, दूसरी भाभी, अधीर न हो। आपके घर भी जल्द ही खुशियां आएंगी। चूंकि जिरान ने एक भाभी की जांच की थी, तो उसने पक्षपात न करते हुए सभी मौजूद भाभियों की नाड़ी जांची। और यही मो परिवार को एक और बड़ी खुशखबरी मिली, तीसरी भाभी भी गर्भवती थी और वह भी 2 महीने की। ये खबर सुनकर तीसरी भाभी के होश उड़ गए। उनका मासिक चक्र हमेशा अनियमित रहता था, इसलिए उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने जिरान का हाथ पकड़कर पूछा, क्या ये सच है? जिरान ने प्यार से उनके हाथ को थपथपाया और बाहर खड़े हेजिमिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं, तो बाहर स्त्री रोग के सिद्धहस्त गायनेकोलॉजिकल सेंट खड़े हैं, आप उनसे भी जांच करवा सकती हैं। हेजिमिंग अंदर की सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें अपनी बहन के नाड़ी ज्ञान पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी तीसरी भाभी की जांच की और वही नतीजा दिया, 2 महीने का गर्भ। तीसरी भाभी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वह तुरंत आंगन में अपने पति के पास पहुंची। उनके पति तीसरे बड़े भाई पहले ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अंदर की बातें सुन ली थीं। पतिदेव, नौवीं बहन ने कहा, हम माता पिता बनने वाले हैं। वो तीसरी भाभी फिर से रो पड़ी। तीसरा भाई भी बहुत भावुक था। अगर बाकी भाई वहां न होते तो वह खुशी के मारे अपनी पत्नी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता। हेजिमिंग ने अपनी बहन के नक्शे कदम पर चलते हुए बाकी सभी भाभियों की भी जांच की। निष्कर्ष यही था कि वे सब स्वस्थ हैं और मां बनना बस कुछ समय की बात है। बिस्तर पर छठी भाभी के जागने के लक्षण दिखने लगे। जिरान ने अपने भाई हेजिमिंग से अनुरोध किया कि वह छठी भाभी के लिए सही खान पान और उपचार रेजिमेंट लिख दें। जिमिंग ने खुशी खुशी सहमति दी और कहा कि मो परिवार की बहुएं कभी भी उनसे सलाह ले सकती हैं। इस खबर ने मो परिवार की महिलाओं को अपने भविष्य के प्रति और भी आशान्वित कर दिया। इसी बीच 5वें बड़े भाई ने दौड़कर दोनों बुजुर्गों माता पिता को ये सूचना दी। परिवार में 2 और बहुओं के गर्भवती होने की बात सुनकर बुजुर्गों की खुशी का ठिकाना न रहा। हालांकि वे केवल खुशी में डूबे नहीं रहे, उन्हें पता था कि पूरे परिवार के सुरक्षित जीवन के लिए अभी आराम करने का समय नहीं आया है। मेंग हुआइनिंग ने मो हनयू से शादी की थी और 3 दिन पहले हुई शादी के बाद से वे शीलिंग गांव में ही रह रहे थे। वे सरकारी काम में कितने भी व्यस्त हों, हर रात घर जरूर लौटते थे। आज शायद यामिन सरकारी कार्यालय में काम ज्यादा था, इसलिए वे और मो चौहान 8वें भाई देर से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात दक्षिणी क्षेत्र के पुराने सैनिकों ओल्ड डिपार्टमेंट की आखिरी टोली से हुई, जो गांव के पश्चिमी हिस्से से प्रवेश कर रहे थे। रात का समय था और वे लोग चुपके से आ रहे थे, जिससे संदेह होना स्वाभाविक था। ये देख मेंग हुआइनिंग और मो चौहान ने तुरंत लपक कर उनका रास्ता रोक लिया। तुम लोग कौन हो? इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हो? उस अंधेरी और तूफानी रात में सैनिक आने वालों के चेहरे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने मो चौहान की आवाज़ पहचान ली। क्या आप 8वें स्वामी 8th मास्टर हैं? मो चौहान को आवाज़ जानी पहचानी लगी, पर नाम याद नहीं आया। तुम असल में कौन हो? 8वें स्वामी, मैं झाओ लियू हूँ। बॉर्डर पास के दिनों में मैं हमेशा आपका अग्रदूत वैंगार्ड रहा हूँ। और मैं ली लियांग हूँ। मैं झाओ लियू के साथ था। क्या आपको याद नहीं? वे पुराने अधीनस्थ सैनिक बेहद उत्साहित थे। उन्होंने 7वें स्वामी से सुना था कि मो परिवार के सभी पुरुष जीवित हैं, और अब 8वें स्वामी को अपनी आंखों के सामने देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मो चौहान भी अपने उन भाइयों को देख भावुक हो गए जिन्होंने उनके साथ मौत का सामना किया था। ली लियांग ने मेंग हुआइनिंग को संदेहास्पद नजरों से देखा। 7वें स्वामी ने उन्हें गुप्त रूप से आने को कहा था।
मो चुहान ने उनकी दुविधा भांप ली और कहा, ये हनयू के पति और यून सिटी के मजिस्ट्रेट मेंग हैं। मेंग हुआइनिंग चतुर थे, वे जानते थे कि मो परिवार खुद को सुरक्षित करने के लिए गुप्त सेना तैयार कर रहा है। उन्होंने सैनिकों से कहा, निश्चिंत रहें, मैं जानता हूं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। जल्द ही दूसरा भाई मो जियाचेंग वहां पहुंचा और सैनिकों को पहाड़ पर ले गया, जबकि आठवें भाई और मेंग हुआइनिंग सीधे बुजुर्गों के पास पहुंचे। जल्द ही सभी भाई मुख्य घर में एकत्र हुए। मेंग हुआइनिंग ने अपनी आस्तीन से एक पर्ची निकाली और मो किंग को दी। ससुर जी, यह मिस्टर फेई का कबूतर संदेश है जो मुझे आज मिला। उन्होंने परिवार को अतिरिक्त सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मो किंग ने गंभीर होकर पर्ची पढ़ी और मेज पर जोर से हाथ मारा। बड़े भाई ने पूछा, पिताजी क्या हुआ? मो किंग ने कहा, मिस्टर फेई ने जांच की है कि शुए परिवार जू फैमिली ने हाल ही में उत्तर पश्चिम में कुछ लोग भेजे हैं। उन्हें शक है कि वे मो परिवार को खत्म करने आए हैं। आठवें भाई मो चुहान ने गर्व से कहा, उनका दुर्भाग्य। उन्होंने जो लोग भेजे थे उन्हें हम भाइयों ने पहले ही खत्म कर दिया है। जिंगक्सियन बिल्डिंग की घटना, अब वे कोई खतरा नहीं है। लेकिन मो जियुए उतना निश्चिंत नहीं था। उसने कहा, भले ही हमने शुएफान और उसके साथियों को मार गिराया हो, पर कोई गारंटी नहीं है कि कोई बचकर भागा न हो। हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मो किंग ने जियुए की बात का समर्थन किया और आगे कहा, मिस्टर फेई ने यह भी लिखा है कि महारानी को काफ़ी समय से उत्तर पश्चिम से कोई खबर नहीं मिली है, इसलिए वह पुरुषों का दूसरा जत्था भेजने की तैयारी कर रही हैं। इस बार वे साधारण लोग नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में उच्च प्रशिक्षित अत्याचारी हत्यारे असैसिन्स होंगे। जियुए ने पूछा, पिताजी पर्ची पर तारीख क्या है? मो किंग ने जवाब दिया, 9 जुलाई। जियुए की भौहें तन गईं। आज 16 जुलाई है, इसका मतलब है कि यह खबर 7 दिन पुरानी है। अगर महारानी ने लोग भेजे हैं तो वे रास्ते में होंगे। राजधानी से यहाँ तक दिन रात यात्रा करने में भी 10-12 दिन लगते हैं। वे किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। बड़े भाई ने मुठ्ठियाँ भींच लीं और ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो महारानी के भेजे हुए किसी भी शख्स को हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। मो परिवार के अन्य पुरुषों के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार थे। जब उन्होंने बड़े भाई को अपने मन की बात कहते सुना तो वे भी उनके समर्थन में आगे आए। बड़े भाई सही कह रहे हैं। जब तक हम भाई साथ मिलकर काम करेंगे, हम निश्चित रूप से उन्हें यहाँ आने जाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मो जियुए को नहीं लग रहा था कि यह उतना आसान होगा जितना उनके बड़े भाइयों ने मान लिया था। चूंकि मिस्टर फेई ने हमें चेतावनी देने के लिए पत्र लिखा है, तो इस बार महारानी की योजना निश्चित रूप से कोई छोटी मोटी नहीं है। उत्तर पश्चिम निर्वासन के रास्ते में हमारे काफिले पर कई बार हमले हुए थे। नैनहिंग द्वारा भेजे गए हत्यारों की संख्या कम से कम 100 से अधिक थी। जहां तक मैं जानता हूं, महारानी और नैनहिंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेथ वॉरियर्स, बलिदानी योद्धा और हत्यारों को शुए परिवार ने गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया था। इस बार महारानी ने जो हत्यारे भेजे हैं वे भी शुए परिवार के शिविर से ही आए हैं। पिछली घटनाओं को देखते हुए शुए परिवार द्वारा प्रशिक्षित इन योद्धाओं की संख्या स्पष्ट रूप से बहुत अधिक है। विशेष रूप से चूंकि वे मेरे मो परिवार को जड़ से मिटाना चाहते हैं, इसलिए इस बार उनकी संख्या पहले से कहीं अधिक होगी। 9वें भाई, भले ही तुम्हारा विश्लेषण सही हो, लेकिन क्या हम सभी भाई युद्ध के मैदान में मौत को मात देकर बचने वाले योद्धा नहीं हैं? हमने अपने जीवन में कभी किसी से डरना नहीं सीखा है। मो चुहान 8वें भाई अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगा कि उनका छोटा भाई डरपोक हो गया है। मो जियुए वाकई अब अधिक सावधान हो गया था। 8वें भाई, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम सबकी मौत की खबर एक एक करके घर पहुंची थी तब कैसा माहौल था? माँ और भाभियां जिंदा लाश की तरह हो गई थी, उनकी आंखें हर दिन आंसुओं से धुली रहती थीं। अब जब मो परिवार हजारों कठिनाइयों को पार कर अंततः फिर से एकजुट हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि वे पुराने दृश्य फिर से दोहराए जाएं। इसके अलावा अब मैं विवाहित हूं और मेरे बच्चे हैं और यहाँ बुजुर्ग भी हैं जिनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मेरा ये जीवन अब केवल मेरा नहीं रह गया है। कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से पहले मुझे सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। मो किंग पिता ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, जियुए सही कह रहा है। हमारा मो परिवार पहले ही एक बड़ी आपदा झेल चुका है। अब जब हम मुश्किल से एकजुट हुए हैं तो हम एक और झटका बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इस मामले में सोच समझकर लंबी अवधि की योजना बनानी होगी और जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। जैसे ही मो किंग बोले, उनकी नज़रें अपने बेटों पर टिकीं। ये वही नजरिया था जो वे युद्ध के मैदान में रणनीति बनाते समय रखते थे। क्षण भर में सभी भाई सतर्क हो गए। जियुए, तुम्हारे पास इसके लिए क्या उपाय हैं? मो किंग ने पूछा। पिताजी, हम चाहे जो भी जवाब दें, आधार यही होना चाहिए कि हम अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मिस्टर फेई को 7 दिन पहले ये खबर मिली थी। अगर महारानी के लोगों ने उसी समय कार्रवाई शुरू की होगी तो उन्हें यहाँ पहुँचने में कम से कम 7 दिन और लगेंगे। सैनिकों को विस्फोटकों एक्सप्लोसिव्स का उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बस थोड़े से मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
मैं इन 7 दिनों का उपयोग उन्हें विस्फोटकों के उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए करूंगा। बेशक विस्फोटकों से बहुत शोर होता है, बेहतर होगा कि संभव हो तो उनका उपयोग न किया जाए। वे मो परिवार के अंतिम तुरुप के पत्ते ट्रम्प कार्ड की तरह होंगे। मेरे पास अभी भी 20 कंटिन्यूअस फायरिंग क्रॉसबो लगातार चलने वाले धनुष बचे हैं जिन्हें मैं सभी में वितरित कर दूंगा। आज से 7वें दिन तक मैं अपने लोगों को उन रास्तों पर छिपा दूंगा जो यून सिटी की ओर जाते हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि हत्यारे यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। जियुए की बात में दम है। हमें उन्हें यून सिटी में घुसने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। मोकिंग ने जियुए के सुझाव का समर्थन किया। आखिर मो परिवार की महिलाएं और नवजात शिशु खतरे से भागने में सक्षम नहीं थे और गांव के मासूम लोग भी इस लड़ाई की चपेट में आ सकते थे। मो परिवार निर्दोषों का खून बहते नहीं देखना चाहता था। सारे इंतजाम तय होने के बाद मेंग हुआइनिंग विदा लेने ही वाले थे कि मो किंग ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने अपने बेटों को बाहर भेज दिया और मेंग हुआइनिंग को अपने पास बिठाया। मो परिवार की स्थिति अब तुम्हारे सामने साफ है। आसमान हमें चैन की सांस नहीं लेने दे रहा। हनयू मेरी इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहता कि वह इस मुसीबत में फंसे। वह अब तुम्हारे मेंग परिवार की बहू है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे मो परिवार से दूर ले जाओ। मेंग हुआइनिंग सम्मानपूर्वक खड़े हुए और झुककर प्रणाम किया। ससुर जी, मैं मौत से डरने वाला काय नहीं हूं। मो परिवार के साथ रहते हुए मैं अब खुद को आपका ही हिस्सा मानता हूं। जब परिवार पर विपत्ति आए तो मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे कैसे हट सकता हूं। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के पास योग्यता न हो तो चलेगा लेकिन वह स्नेह और धर्म अफेक्शन एंड राइचसनेस से रहित नहीं होना चाहिए। मेंग हुआइनिंग ने आगे कहा, मैं प्रशासनिक सेवा ऑफिशियलडम में नहीं आना चाहता था। मैं केवल अपने दादाजी की बेगुनाही साबित करना चाहता था। लेकिन इन वर्षों में मैंने देख लिया है कि दाशुन के सिंहासन पर बैठा सम्राट जनता के लिए एक दुर्स्वप्न है। मैं बचपन से मार्शल आर्ट्स में निपुण हूँ, इसलिए हनयू की रक्षा करना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। कृपया मुझ पर विश्वास करें, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं हनयू की रक्षा करूंगा और मो परिवार के सुख दुख साझा करूंगा। मोकिंग अपने दामाद की ईमानदारी और साहस देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने और अधिक दबाव नहीं डाला। भले ही तुम खुद को बचाने के लिए हनयू को दूर नहीं ले जाना चाहते, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम दोनों अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। दोनों के बीच एक अनकही समझ बन गई। मेंग हुआइनिंग ने विदा ली। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वह ठिठक गया और चांदनी में आवाज़ की दिशा में देखने लगा। कुत्तों का एक झुंड एक काली परछाई का पीछा कर रहा था जो लड़खड़ाती हुई मो परिवार की ओर बढ़ रही थी। लेकिन देखते ही देखते वह परछाई जमीन पर ढेर हो गई। मो भाई अभी दूर नहीं गए थे। वे सब दौड़कर वापस आए और उस गिरी हुई परछाई के पास पहुंचे। मो परिवार के कुत्ते समझदार थे। वे अजनबियों को भगाने के लिए केवल भौंकते थे, लेकिन जब तक कोई उन पर हमला न करे वे काटते नहीं थे। बड़े भाई ने सबसे पहले आगे बढ़कर उस व्यक्ति को उठाया। एक योद्धा होने के नाते उनकी रात की दृष्टि नाइट विजन अच्छी थी, लेकिन उन्होंने चांदनी में उस अजनबी को पहचाना नहीं। तभी मो जियुए भी वहां पहुंच गया। उसे देखकर गहरा धक्का लगा। जियुए के चेहरे के भाव देखकर बाकी भाई समझ गए कि यह उनके छोटे भाई का कोई परिचित है। बड़े भाई ने पूछा, नौवे भाई, ये कौन है? ये जो लाओबा है, वही सरकारी अधिकारी जो हमें निर्वासित कर उत्तर पश्चिम छोड़ने आया था। यह एक भला इंसान है। पहले इसे अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है, जियुए ने कहा। चूंकि सबसे पास उनके दूसरे चाचा का आंगन था, वे उसे वहीं एक बगल के कमरे में ले गए। तेल के दिए की तेज रोशनी में उन्होंने उसे गौर से देखा। जब वह मो परिवार से अलग हुआ था, उसकी तुलना में वह बहुत दुबला हो गया था। उसके साधारण से चेहरे पर कोड़ों के निशानों के घाव थे, होंठ फटे हुए थे और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसमें जान ही न बची हो। जियुए ने, जिसने हे झिरान से थोड़ा बहुत चिकित्सा ज्ञान सीखा था, उसकी नाड़ी जांची। धड़कन कमजोर थी लेकिन चल रही थी। वह बेहोश क्यों हुआ, जियुए ये समझ नहीं पा रहा था। नियम के अनुसार हे झिरान एक नज़र में उसकी स्थिति बता सकती थी, लेकिन वह अभी प्रसव के बाद विश्राम में थी। जियुए को तुरंत अपने मामा का ख्याल आया। जियुए ने धीरे से कहा, मेरे मामा को कौन बुलाने जाएगा? मैं जाता हूँ, मेंग हुआइनिंग ने तुरंत आगे बढ़कर कहा। जल्द ही मेंग हुआइनिंग हे जिमिंग को ले आए। जिमिंग ने नाड़ी जांचने के बाद कहा, इसे कई दिनों से खाना नहीं मिला है और इसे गहरी आंतरिक चोटें इंटरनल इंजरीज भी हैं। आंतरिक चोटों की बात सुनकर मो भाई तुरंत समझ गए। वे सब योद्धा थे और युद्ध के मैदान में अक्सर ऐसी चोटों का सामना करते थे। जियुए ने जो लाओबा का कुर्ता फाड़ कर देखा तो सामने का हिस्सा ठीक था, लेकिन जैसे ही उसे पलटा, उसकी पीठ पर कोड़ों के अनगिनत निशान देखकर सबकी रूह कांप गई। कोड़े इतने गहरे मारे गए थे कि साफ पता चल रहा था कि मारने वाला बहुत शक्तिशाली था। ये किसी को जान से मारने की नीयत से दी गई यातना थी। हेजिमिंग ने तुरंत एक्यूपंक्चर सुइयों के जरिए उसका उपचार शुरू किया।
करीब आधे घंटे बाद झू लाओबा ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने कमरे को निहारा और उसकी नज़र जियुए पर टिकी। मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं आखिरकार यहाँ जिंदा पहुँच गया। जियुए ने उसे तुरंत पानी पिलाया। पानी की कुछ बूंदों ने झू लाओबा के गले की खुश्की कम की। वह घबराते हुए बोला, मो जियुए, जल्दी करो, अपने परिवार के साथ कहीं छिप जाओ। जियुए ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हुआ है? झू लाओबा कमज़ोर था, पर उसे पता था कि मामला बहुत गंभीर है। उसने बताया, 20 दिन पहले चीफ पेंग वांग और हम सभी अधिकारियों को गिरफ्तार कर कालकोठरी में डाल दिया गया था। वहां उन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया और तुम्हारे परिवार के निर्वासन की पूरी प्रक्रिया के बारे में पूछताछ की। हम तो बस सरकारी दफ्तर में पेट पालने वाले मामूली मुलाजिम हैं। हमने इतने खूंखार लोग पहले कभी नहीं देखे थे। हमने उन्हें वह सब बता दिया जो हमें पता था। क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने पकड़ा था? जियुए ने यह नहीं पूछा कि उन्होंने क्या कबूल किया, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि जान बचाने के लिए उन लोगों ने सब सच झूठ बता दिया होगा। उसे बस अपने 8वें भाई को बीच रास्ते में बचाने वाली बात की चिंता थी। जिस रात हमें पकड़ा गया, मैंने 2 गार्डों को प्रधानमंत्री शुए प्राइम मिनिस्टर जू का नाम लेते सुना था। उन लोगों को लगा कि वे हमें मारकर चुप कर देंगे। जल्द ही एक बड़ा समूह आया और बिना कुछ पूछे हमें कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। मैंने मर जाने का नाटक किया। उन लोगों ने जांच भी ठीक से नहीं की और हमें मरा हुआ समझकर सामूहिक कब्र मास ग्रेव में फेंक दिया। यहाँ पहुंचकर झू लाओबा फूट फूट कर रोने लगा। जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सभी भाई मारे जा चुके थे। जियुए ने भारी मन से पूछा, चीफ पेंग का क्या हुआ? क्या उन्होंने उन्हें भी मार दिया? झू लाओबा ने रोते हुए सिर हिलाया। चीफ को सबसे ज्यादा पीटा गया क्योंकि उन्होंने मो परिवार के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था। जब हमें चुप कराने के लिए वे लोग आए, तब उनकी आखिरी सांसें चल रही थीं। जब मैंने बाद में उन्हें देखा, उनका शरीर अकड़ चुका था। ये सुनकर मो जियुए ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और दांत पीसते हुए चिल्लाया, वे नीच अमानवीय दरिंदे। मो चुहान भी कुछ समय तक निर्वासन दल के साथ रहे थे। उस समय चोटिल होने के कारण उनका मो जियुए की तरह उन सरकारी अधिकारियों से ज्यादा संपर्क नहीं था। फिर भी वे जानते थे कि उन अधिकारियों ने उनके परिवार का बहुत ख्याल रखा था। उनकी इसी देखभाल की वजह से ही उनके परिवार को रास्ते में बहुत ज्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ा। अब जब उन्होंने सुना कि वे सभी अधिकारी मारे गए हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। 9वें भाई, मैं कुछ सक्षम लोगों को लेकर राजधानी जाऊंगा और उन लोगों को खत्म कर दूंगा जो बार बार हमारे मो परिवार को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, मो चुहान ने गुस्से में कहा। जियुए के मन में भी यही विचार था, इसलिए उसने अपने 8वें भाई की बात का विरोध नहीं किया। बार बार उनके हमलों का जवाब देने से बेहतर था कि उन्हें एक ही बार में जड़ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसने कहा, 8वें भाई, हमें इसकी सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी, खासकर तब जब हम अभी उत्तर पश्चिम नहीं छोड़ सकते। मो चुहान ने अधीर होकर पूछा, क्यों? अभी राजधानी से खबर मिली है और झू लाओबा ने भी बताया है कि महारानी द्वारा भेजे गए लोग रास्ते में हैं। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो हत्यारे लगभग 7 दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। बड़े भाई ने भी मो चुहान के कंधे को थपथपाया और समझाया कि पहले मौजूदा संकट को हल करना ज़रूरी है। महारानी और शुए परिवार के पास बहुत सुरक्षा है, वहां जाने के लिए एक ठोस योजना की जरूरत होगी। मो चुहान समझ रहे थे कि उनके भाई सही कह रहे हैं, पर उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। मैं बस उन कुत्तों की जान लेना चाहता हूँ। हे जिमिंग, जो पास ही खड़े थे, ने महसूस किया कि यह परिवार की गुप्त चर्चा है, इसलिए उन्होंने विनम्रता से वहां से हटने का फैसला किया। उन्होंने कहा, राजधानी से आए हमारे भाई झू लाओबा अभी बहुत कमज़ोर हैं। मैं उनके लिए उचित भोजन का प्रबंध करने जाता हूँ। उनके जाने के बाद मो चुहान ने लंबी आह भरी और संकल्प लिया कि इस संकट के बाद वे राजधानी जरूर जाएंगे। तभी मो जियुए तेजी से बाहर निकला क्योंकि उसने शियाओ बाई संदेशवाहक पक्षी की आवाज़ सुनी थी। शियाओ बाई आधे महीने से भी ज्यादा समय से राजधानी में था। जियुए ने तुरंत उसके पैर से बंधा पत्र निकाला। ये पत्र भी फेई नन्यू ने लिखा था। इसमें मिंग हुआइनिंग द्वारा लाई गई खबर का ही विस्तार था। 3 दिन पहले फेई नन्यू को पता चला था कि शुए परिवार ने राजधानी से सैकड़ों लड़ाके भेजे हैं। उनके लोगों ने पीछा करके पुष्टि की कि वे उत्तर पश्चिम की ओर ही जा रहे हैं। फेई नन्यू के विश्लेषण और शियाओ बाई के उड़ने के समय को मिलाकर यह साफ हो गया कि हत्यारे 7 दिनों के भीतर सीमा पर पहुंच जाएंगे। यह मो परिवार की गणना के बिल्कुल सटीक था। पत्र में नानरुई राजकुमार का भी उल्लेख था। जियुए ने नानरुई को बताया था कि वह मो परिवार के संकट को हल करने के लिए राजधानी गया था। नानरुई ने भी अपनी सबसे प्रिय माता कॉन्सर्ट डी को यहाँ उत्तर पश्चिम में छोड़ा था, जो ये साबित करता था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। फेई नन्यू ने पत्र में यह भी बताया कि नानरुई ने उनके साथ गुप्त संपर्क स्थापित कर लिया है। हालांकि जियुए को राजपरिवार के आंतरिक मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह खुश था कि एक सहमति बन गई है। फिलहाल उसका पूरा ध्यान अपने छोटे से परिवार को इस संकट से बाहर निकालने पर था। देर रात मो जियुए घर लौटा।
जब वह बाहर था तब मैडम हे और दादी ली जिरान के कमरे में ही थी ताकि बच्चों की देखभाल में उसकी मदद कर सकें। जिरान दिन भर आराम करती थी, इसलिए वह अभी सोई नहीं थी। जियुए ने जिरान को वह दुखद खबर सुनाई जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। पतिदेव, आप कह रहे हैं कि भाई पेंग और बाकी सबको मार दिया गया। हे जिरान के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसे याद आया कि निर्वासन के दौरान उन अधिकारियों ने शुरू में सख्त होने के बाद मो परिवार का कितना साथ दिया था। खासकर पेंग वांग के साथ कुछ महीनों में उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया था। ये सोचकर कि महारानी के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन निर्दोष अधिकारियों को इतनी बेरहमी से मार दिया, जिरान का मन उदास हो गया। मो जियुए भी बहुत दुखी था, लेकिन अब वे सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते थे, सही समय आने पर उन सबका बदला लेना। उस रात पति पत्नी ठीक से सो नहीं पाए। पेंग वांग और उन अधिकारियों के चेहरे बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। अगली सुबह मो जियुए जल्दी उठ गया ताकि वह अपने भाइयों और अधीनस्थों को संगठित कर पहाड़ पर जा सके। उसने पहले सोचा था कि दक्षिण से लौटे पुराने सैनिकों को कुछ दिन आराम करने देगा, लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए आराम का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वे पुराने अधीनस्थ केवल एक रात पहले उत्तर पश्चिम पहुंचे थे, फिर भी उन्हें ये जगह पसंद आने लगी थी। मो परिवार ने उनके रहने के लिए जो व्यवस्था की थी वह दक्षिण की तुलना में 100 गुना बेहतर थी। उनके बीच ऐसे रसोइये भी थे जो सेना की बैरक में खाना बनाते थे। उन्होंने यहाँ भी अपना काम जारी रखा। जब मो जियुए अपने भाइयों के साथ पहुंचा तो वे सैनिक नाश्ता कर चुके थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि मो परिवार ने उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है और उनके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। मो भाइयों को देखते ही सैनिकों की भीड़ जमा हो गई। नौमो स्वामियों, मो मास्टर्स को एक साथ जीवित देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। वांग काई ने मो जुनरुई का हाथ कसकर पकड़ लिया। स्वामी, अगर आपने उस समय मुझे बचाकर सेना में भर्ती न किया होता तो मैं अकाल के समय सड़क पर ही मर गया होता। मैं दक्षिण में केवल इसलिए रुका था ताकि एक दिन आपके दुश्मनों को मरते देख सकूं और आपकी कब्र पर जाकर यह खबर दे सकूं। जब मैंने सुना कि आप जीवित हैं तो मुझे लगा कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। भले ही ये साधारण सैनिक थे, लेकिन मो भाइयों ने इन्हें कभी नौकर नहीं बल्कि अपना भाई माना था। सबकी आंखें नम थीं। मो जियुए ने गंभीरता से कहा, आपने सातवें भाई से सुना होगा कि मो परिवार इस समय दुश्मनों से घिरा हुआ है। मैं आप सबको आराम देना चाहता था, लेकिन दुश्मन हमें समय नहीं देंगे। मुझे खेद है कि मुझे आज से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू करानी पड़ रही है। ये कहकर जियुए ने ताओरान के हाथ से एक सेमी ऑटोमेटिक क्रॉसबो लिया और सबको दिखाया। एक सैनिक ने पूछा, नौवें स्वामी, क्या ये क्रॉसबो बोल्ट हैं? मैंने शाही रक्षकों के पास ऐसे हथियार देखे हैं। कहा जाता है कि इनकी मारक क्षमता धनुष बाण से कहीं ज्यादा और सटीक होती है। ये वाकई एक क्रॉसबो है, लेकिन यह उन क्रॉसबो से बहुत अलग है जो आपने देखे हैं, जियुए ने कहा। उसने क्रॉसबो उठाया, आसमान में उड़ते एक पक्षी पर निशाना साधा और पलक झपकते ही कई बोल्ट दाग दिए। किसी के कुछ समझने से पहले ही 3 पक्षी नीचे आ गिरे। सैनिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। नौवें स्वामी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अभी एक के बाद एक 3 तीर छोड़े। जियुए ने उन्हें पास बुलाकर क्रॉसबो दिखाया। एक सैनिक चिल्लाया, इसमें तो अभी भी दर्जन भर तीर बचे हैं। सही कहा, इसे सेमी ऑटोमेटिक क्रॉसबो कहते हैं। ये लगातार 20 तीर दाग सकता है, जियुए ने मैगजीन क्लिप निकालते हुए समझाया। इतना ही नहीं, इसे लोड करना बहुत आसान है। दुश्मन के सामने आपके पास समय की कमी कभी नहीं होगी। जियुए ने सबको अभ्यास करने के लिए क्रॉसबो थमा दिए। कोई भी सैनिक हथियारों का शौकीन होता है। भले ही कई लोगों को एक क्रॉसबो साझा करना पड़ रहा था, लेकिन वे बेहद उत्साहित थे। हेजिरान ने इन्हें ताओबाओ से खरीदा था, जिनमें साइट निशाना साधने का यंत्र लगा था, जिससे सटीक निशाना लगाना बहुत आसान था। 1 घंटे के भीतर सैनिकों ने क्रॉसबो चलाने की तकनीक सीख ली। जियुए ने और अधिक हथियार मंगवाए ताकि सब अभ्यास कर सकें। 2 दिन बाद जब उसने दोबारा निरीक्षण किया तो सैनिक जियुए की तरह ही हवा में उड़ते पक्षियों को गिराने में माहिर हो चुके थे। मो जियुए उनकी प्रगति से बहुत संतुष्ट था। अब अगला कदम उन्हें विस्फोटकों एक्सप्लोसिव्स का उपयोग सिखाना था।